Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Muskan and I am your social science educator. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 एग्रीकल्चर में कंप्लीट चैप्टर ओवरव्यू. बट उसके पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू दिस प्लेटफॉर्म. मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास किंडरगार्टन टू क्लास 12th इन इंग्लिश मीडियम एंड फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th इन हिंदी मीडियम. उसके अलावा हम 5 अदर स्टेट्स बोर्ड को भी कवर करता है विच आर दिल्ली, यूपी, एमपी, बिहार एंड राजस्थान बोर्ड. ई नोट्स एंड ई बुक्स को आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक्सेस कर सकते हैं. नाउ लेट्स गेट बैक टू स्टडिंग. सो चैप्टर की स्टार्टिंग में अगर आपने पहले की स्लाइड्स नहीं देखी है मेरी, तो अब यू हैव कम टू दिस कंप्लीट चैप्टर रिविजन में एंड वी हैव स्टडीड कि एग्रीकल्चर जो है इट्स एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्टोन एज का कि पेलियोलिथिक में हंटर गैदरर्स थे एंड मेसोलिथिक में जब क्लाइमेट चेंज होता है तब एग्रीकल्चर स्टार्ट होता है. तो जो वहाँ के अपने ओल्ड एज जो होमोपिथिकस, होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ये जो अपने पुराने इंसान जो हैं अपन होमोसेपियंस है, ठीक है. वी आर अभी प्रेजेंट फॉर्म में वी आर होमोसेपियंस, बट अपने बहुत सारे पूर्वज रहे हैं, उनके डिफरेंट नाम्स दिए जैसे निएंडरथल्स, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो इरेक्टस, तो स्टोन एज के नाम थे, ठीक है. तो मेसोलिथिक पीरियड में क्या होता है, जब अपने एंसेस्टर्स या फिर अपने पूर्वज मान लीजिए उस समय क्लाइमेट चेंज होता है तो कंडीशंस बिकम फेवरेबल फॉर एग्रीकल्चर. तो अब क्या होता है, वहाँ के जो लोकल्स रहते हैं वो दे स्टार्ट डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स एंड दे स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर एंड वो सेटल्ड ह्यूमंस बन जाते हैं. हंटर गैदर्स क्या होते हैं, वो कभी सेटल नहीं होते हैं, वो यहाँ से वहाँ अपनी प्रे के तलाश में घूमते हैं. दे वांट फूड, सो दे आर ऑन कंटिन्यूस मूव. ओके, बट मेसोलिथिक पीरियड में क्या होता है, पेलियोलिथिक का मैंने बता दिया, हंटर गैदरर्स. ओके, यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हुआ. मेसोलिथिक में अपने जो पूर्वज रहते हैं क्लाइमेट चेंज के कारण, सीसी मतलब क्लाइमेट चेंज, दे स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर, फेवरेबल हो जाती है. अब नियोलिथिक पीरियड आता है उसके बाद. लिथिक मतलब स्टोन एज, ओके, स्टोन से रिलेटेड लिथिक, ठीक है. अब यहाँ पे होता है जो होता है क्लाइमेक्स ऑफ एग्रीकल्चर, इसीलिए इस पीरियड को क्या बोला गया है, नियोलिथिक रेवोल्यूशन. अब ये जो चीज है ना, आप एक्चुअली आप एनसीईआरटीज में पढ़ेंगे नहीं, सही बता दूं. एंड ये लोग अगर बीए हिस्ट्री ऑनर्स में कोई करेगा या फिर बैचलर्स अपने करेगा प्रोग्राम में, तो दे विल स्टडी दिस इफ अगर हिस्ट्री में लेते हैं. बट ये जस्ट सी बता दी बिकॉज दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट कि एग्रीकल्चर को एज ओल्ड क्यों कहा गया है, यहाँ से रिलेट होता है. एनसीईआरटी में मेंशन है एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों हुई है, क्योंकि इसके बाद अब इकोनॉमिक एक्टिविटी अभी तक सब्सिस्टेंस के लिए हो रही थी, दैट इज सेल्फ यूज, अपनी फैमिली को सस्टेन करने, अपने परिवार और अपनी कम्युनिटी को सस्टेन करने. बट इसके बाद जो होता है आईवीसी सिचुएशन आता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन लेटर में, वहां पे क्या एग्रीकल्चर क्या होती है, इवॉल्व होती है एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके, इतना डिटेल में नहीं जाना है आपको, जस्ट दे रही हूँ, जस्ट अंडरस्टैंड कि एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी कभी आ गई तो जस्ट कोट दीज एग्जांपल्स बिकॉज दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड सेकंड ऑफ ऑल, अगर स्टोरी में अगर आप अंडरस्टैंड करके ज्योग्राफी को पढ़ेंगे देन इट विल मेक यू और इंटरेस्टिंग, क्योंकि रटना से इट्स वेरी डिफिकल्ट पहली बात तो, एंड मेमोराइज भी नहीं होती. लॉन्ग सस्टेन करनी है चीज़ें तो यू नीड टू अंडरस्टैंड ज्योग्राफी और पर्टिकुलर में सोशल स्टडीज. ओके, now over these years cultivation methods have changed significantly depending upon characteristics of physical environment, technological know-how and socio-cultural practices. मैंने पढ़ाया था आपको कि बहुत सारे क्राइटेरियाज रहते हैं, एग्रीकल्चर जिस पे डिपेंडेंट रहता है. सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस एक है, फिजिकल एनवायरनमेंट कौन सी ज्योग्राफी है, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ. हमेशा देखना आप यूएस यूके ये लीड करेगा एग्रीकल्चर में. भले ही इंडियंस का वो एज ओल्ड इकोनॉमिक पैशन रहा है एग्रीकल्चर, बट उनके पास टेक्नोलॉजिकल नो हाउ बहुत अच्छा है. जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, हार्वेस्टर से लेकर टेक्नोलॉजी, मतलब जो मशीनरीज रहती है ना उनके पास बहुत अच्छी रहती है. वैसे ही फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल. इसका मीनिंग बता देती हूँ. सब्सिस्टेंस मतलब सेल्फ यूज के लिए होती है. अभी अपन पढ़ेंगे दो सब्सिस्टेंस फार्मिंग, एंड कमर्शियल जो होती है वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए होती है. ओके, तो ये कौन बड़ी बड़ी कंपनीज करेंगी, किसके लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए. एग्जांपल अडानी. अडानी का मैंने एग्जांपल दिया था पहली वाली स्लाइड्स में, अभी भी दूंगी आगे, ठीक है. एंड सब्सिस्टेंस इज योर ट्राइबल्स करेंगे, ठीक है. ट्राइबल्स क्यों करेंगे, अपनी फैमिली अपनी कम्युनिटी को सस्टेन करने के लिए. ओके, नाउ प्रिमिटिव. अब नाउ अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग.
टाइप्स ऑफ फार्मिंग में 3 फार्मिंग्स मैंने पढ़ाई हैं आपको, या पढ़ाऊंगी अभी। फर्स्ट इज योर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब प्रिमिटिव क्यों बोलते हैं इसे, आई टीच यू अगेन सिंस अपना फर्स्ट टॉपिक है ये। सेकेंड इज योर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, and third is your commercial farming. Okay, commercial farming. अब एक चीज आप नोटिस करना कि जो स्टार्टिंग की ये 2 हैं, जो ये सस्टेनेंस के लिए, मतलब अपनी फैमिली को फीड करने के लिए, सेल्फ यूज के लिए। सब्सिस्टेंस का मीनिंग मैंने बताया था सेल्फ यूज। तो इंटेंसिव एंड प्रिमिटिव जो होगी वो सेल्फ यूज अपनी फैमिली के लिए होगी, बट कमर्शियल जो होगी वो प्रॉफिट मेकिंग, जैसे मैंने बताया था। एंड ये किसके रिगार्डिंग होगी, कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स क्या होते हैं, जो प्रॉफिट कमा के देते हैं, मतलब मार्केट फोर्सेस में अगर निकाले तो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे अपन को प्रॉफिट मिलेगा। ओके, कमर्शियल फार्मिंग से। तो कमर्शियल फार्मिंग मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कैश क्रॉप से की जाती है, एंड ये प्रॉफिट मेकिंग के लिए होती है। ओके, अपनी परिवार को सस्टेन करने के लिए नहीं होगी। नाउ फर्स्ट, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव का मतलब इज ओल्ड, सब्सिस्टेंस सेल्फ यूज मैंने बता चुका है। तो ओल्ड टूल्स एंड इक्विपमेंट्स जब यूज होता है अपनी फैमिली को सस्टेन करने के लिए, उस फार्मिंग को क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ओके, इसका आप अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स ही यहाँ पे मार्क जो है मैं बता दूं आपको, या फिर आप मार्क कर लीजिए। तो ओके, फ्यू स्टेट पॉकेट्स ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस होती है। कौन प्रैक्टिस करता है आज भी, ये ट्राइबल्स। आगे एक स्टोरी अपन ने रिंची की पढ़ी थी, एक और पढ़ेंगे, आई गिव यू जिस्ट। ट्राइबल्स क्यों करते हैं, बिकॉज ट्राइबल्स का मेन मोटिव कभी भी आप देखना प्रॉफिट मेकिंग नहीं होगा। उनका ये होगा कि हमारे नेचर, वो नेचर को भी उतना ही एक्सप्लॉइट करेंगे जितना कि उनकी ज़रूरत है। ठीक है, दे वोंट रीच टू अ लेवल जहाँ पे कमर्शियल कंपनीज या कमर्शियल फार्मिंग जो करती हैं वो पहुँचते हैं। बट ट्राइबल्स हमेशा अपनी फैमिली को जितना चाहिए, अपन को जितना चाहिए उतना ही वो उगाएंगे और उतना ही एक्सप्लॉइट करेंगे नेचर को। ओके, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ फार्मिंग जो है वो फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस होती है। एंड वो पॉकेट्स भी अपन देखेंगे मैप पे। सो कैरेक्टरिस्टिक मार्क कर लीजिए आप प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस का। पहले तो ये स्मॉल पैचेस पे होती है। ओके, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स। आगे है लाइक हो एंड डाउ, ठीक है, एंड डिगिंग स्टिक्स। एंड कौन करता है ये, फैमिली एंड कम्युनिटी मेंबर्स। मैंने बताया ना ट्राइबल्स की क्या कम्युनिटी होती है, राइट? तो वो इकट्ठे होते हैं एंड उनकी कम्युनिटी क्या करती है, लेबर। तो ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हो गया। ठीक है, फर्स्ट स्मॉल पैचेस, सेकंड प्रिमिटिव टूल्स, एंड थर्ड इज योर फैमिली और कम्युनिटी मेंबर्स करते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मॉनसून। क्या हो गया ये तुम्हारा फोर्थ पॉइंट। ऑब्वियसली प्रिमिटिव टूल्स है तो इरिगेशन फैसिलिटीज तो होगी नहीं, तो पूरा वो किस पे डिपेंडेंट रहेंगे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, अपने मॉनसून रेनफॉल पे। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड सुटेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस टू द क्रॉप ग्रोन, मतलब ये एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, सो दीज मार्क दिस इन योर बुक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल दे देना अगर पूछा जाए इंट्रोडक्शन में कि कौन प्रैक्टिस करता है, ट्राइबल्स करते हैं, और फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया में एग्जाम्पल आगे पढ़ेंगे अपन। बस दीज ये 4 जो हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अगर ये आ चुका है पीवाईक्यू में 2 बार, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मार्क दिस। नाउ नेक्स्ट, अब प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में एक सब टाइप अपन पढ़ेंगे, झूमिंग। झूमिंग जिसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा गया है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्यों पढ़ेंगे? इट इज अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर क्रॉप्स। देखो स्लैश एंड बर्न इजी शब्द में बता दूं, फार्मर्स आएंगे विच आर मेजरली और ट्राइबल्स आएंगे, एक वर्जिन फॉरेस्ट होएगा। मतलब वर्जिन फॉरेस्ट क्या होता है, ये पैच ऑफ लैंड पे आज तक कुछ भी डिस्ट्रक्शन या डिफॉरेस्टेशन नहीं है, उसको वर्जिन फॉरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, so the forest which has not been destroyed yet is your virgin forest. तो forest पे they'll clear a patch of land. okay, इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे या फिर क्लियर कर देंगे। ओके, क्लियर फॉरेस्ट। ओके, सेकेंड स्लाइड में जाएंगे। अब ये जो लेफ्ट ओवर है उस पे they'll
बर्न इट, अब बर्न कर देंगे, ओके। अब बर्न करने से क्या होएगा, ये जो लेफ्ट ओवर था, ये वुड का जो एशेज रही हैं, वो एश विल एड न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल, nutrients to soil, and this becomes favorable for, which is favorable for agriculture, practicing agriculture, favorable for agriculture, okay. This situation is favorable for practicing agriculture. क्या न्यूट्रिएंट्स जो ऐड होते हैं ना, ऐश जो आप जलाने के बाद जो ऐश बचता है ना, उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत रहता है, विच इज गुड फॉर सॉइल फर्टिलिटी, ओके, इंक्रीज करती है सॉइल फर्टिलिटी, इसीलिए जो फार्मर्स होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं एग्रीकल्चर। बट इसका अब लिमिटेशन क्या है कि आप प्रैक्टिस कर लिया 2-3 साल, उसके बाद वो लैंड होता है, सिंस आप केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज नहीं कर रहे हो, कुछ मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज नहीं कर रहे हो, तो उसकी लैंड फर्टिलिटी डिक्लाइंस। अब डिक्लाइन हो गई तो क्या आप नया पैच ऑफ लैंड ढूंढेंगे, नया फॉरेस्ट ढूंढेंगे, ओके, क्लियर करने के लिए। तो इज दिस सस्टेनेबल? ये प्रैक्टिस सस्टेनेबल इसीलिए नहीं है बिकॉज एक अगर आपने लैंड खाली छोड़ दिया तो वो तो 3-4 साल बाद बैरन पड़ जाएगा, राइट, मतलब बंजर जमीन हो जाएगी, वो किसी काम की नहीं बचेगी, किसी के लिए भी नहीं, पर्सन के लिए नहीं, गवर्नमेंट के लिए नहीं, इंडस्ट्रीज के लिए नहीं, ओके, तो ये वेस्ट पे चला गया। वैसे ही अपना लैंड रिसोर्सेज बहुत ही कम है इंडिया में एज कम्पेयर टू इट्स पॉपुलेशन, राइट, दैट्स व्हाई दिस प्रैक्टिस इज नॉट सस्टेनेबल। Not sustainable. Primitive subsistence farming is not sustainable. देखो ये दिया है, when the soil fertility decreases, the farmers shift and clear a fresh patch of land for cultivation. Now this type of shifting allows nature to replenish the fertility of the soil. Though barren पड़ जाएगा, but हाँ replenish करने के लिए छोड़ देते हैं कि soil fertility regain कर ले through natural processes. Land productivity in this type of agriculture is low as the farmer does not use fertilizers or other modern inputs. मैंने पहले ही बता दिया था कि modern inputs and fertilizers यूज नहीं होते, तो एक लैंड की जो प्रोडक्टिविटी होती है, ये जो लैंड है वो कितना प्रोड्यूस करेगा ना, प्रोड्यूस मतलब जो इस लैंड से आप उसको खोद के एंड उस पर इरीगेशन करके जितना भी आप प्रोड्यूस करेंगे, उसकी प्रोडक्टिविटी इज वेरी लो, क्योंकि कुछ मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज नहीं हुए इधर, ओके। नाउ इट इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब अपन डिफरेंट नेम्स देखेंगे। कैन यू नेम सम ऑफ सच टाइप ऑफ फार्मिंग? चलो, मैंने मैप वर्क में आपको बताया था, अगेन अगर आपको डिटेल में ये देखना है तो लुक एट दिस अर्लियर स्लाइड्स, बिकॉज ये रिविजन है, दैट्स वाई आई वोंट बी ड्रॉइंग अ मैप अगेन, क्योंकि वर्ल्ड मैप एंड इंडिया के मैप पे डिफरेंट डिविजन्स दिए गए हैं कि कहाँ पे कौन सा नाम दिया गया है। जैसे झूमिंग जो है वो नॉर्थ ईस्ट में दिया गया है। तो इफ़ यू वांट टू सी दिस वीडियो, जस्ट रिफर टाइप्स ऑफ फार्मिंग वाली वीडियो, पार्ट 1, टाइप्स ऑफ फार्मिंग वीडियो पार्ट 1। उसमें मैंने प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की ये डिफरेंट जो नेम्स हैं, कहाँ अपनी ही कंट्री में, इंडिया में एंड वर्ल्ड में, ऑल ओवर कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं, किस नाम से बुलाया जाता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को, मैंने वो एक्सप्लेन पूरा मैप के साथ किया है कि कौन से लोकेशन में क्या है, एवरीथिंग, ठीक है। सो सी, जैसे झूमिंग जो है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा, कहाँ, मैक्सिको में। कैसे याद करेंगे? MM से, मिल्पा अगर पूछ लिया तो। सेंट्रल अमेरिका में कोनक्को, तो C फॉर कोनक्को एंड C फॉर सेंट्रल अमेरिका, ओके ओके, सॉरी, मिल्पा इन मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। इसलिए आई एम सेइंग कि वो मैप से अच्छे से याद होएगा। इसमें एक रिवीजन मतलब एक कंपाइल वे में दिया है ना, अगर आप मैप में मार्क करके पढ़ोगे ना तो इट विल बी इजियर फॉर यू। तो जस्ट लुक एट दैट वीडियो एंड मैप पे मैंने ड्रॉ करके समझाया कि कौन से लोकेशन में क्या बोला गया है। जैसे रोका इन ब्राज़ील, मसोल इन सेंट्रल अफ्रीका, लडांग इन इंडोनेशिया एंड रे इन वियतनाम, ओके। In India, this primitive form of cultivation is called Bewar and Dhaiya in Madhya Pradesh, Podu or Penda in Andhra Pradesh, Pama, Dabi or Kuman. This is very factual content. इतना वैसे डिटेल में जाती नहीं है, but if on a safer side you need to score like above 95 and 96, like आने चाहिए। I'm not saying कि examples आने चाहिए, okay?
एग्जाम्पल्स में आप कोड कर सकते हो प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन में, डायग्राम्स बना के या फिर एक मैप बना के, फ्लो चार्ट बना के, ठीक है, एग्जाम्पल कोड कर सकते हैं. तो जस्ट कोड दीज एंड अगेन रेफर टू टाइप्स ऑफ फार्मिंग पार्ट 1 वाली वीडियो, अच्छे से एक्सप्लेनेशन डायग्राम्स के थ्रू समझने में. ओके, नाउ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दिस इज योर सेकेंड टॉपिक और सेकेंड टाइप ऑफ फार्मिंग. सेकेंड टाइप ऑफ फार्मिंग, अब इंटेंस देखो, प्रिमिटिव पढ़ लिया, प्रिमिटिव टूल्स होता है, फैमिली को सस्टेन करने के लिए होता है, स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे होता है. इंटेंसिव का मतलब क्या होता है? इंटेंसिव मतलब रिगरसली. अब रिगरसली क्या कर रहे हैं अपन? फार्मिंग. क्यों कर रहे हैं? बिकॉज पॉपुलेशन प्रेशर है. क्यों? क्योंकि देखो, एक इंडिया है, इंडिया की पॉपुलेशन इज समथिंग 140 करोड़, प्रेजेंट में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है. एंड इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, मतलब लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाइज है, ठीक है, लार्जेस्ट कंट्री पॉपुलेशन वाइज है इंडिया. चाइना को अभी रिसेंट में वी हैव बीटन. एंड बट लैंड के रिक्वायरमेंट में लैंड साइज इंडिया का 7th लार्जेस्ट है. तो यू कैन सी कि अपनी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अपना जो लैंड रिसोर्सेज है वो बहुत ही कम है. जितना रिक्वायरमेंट होना चाहिए उतना इट्स वेरी लेस. Okay, so therefore India is best suitable for which type of cultivation or farming? Intensive subsistence farming. Intensive में क्या होएगा? एक small patch of land होएगा. अब यहाँ पे अपन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे? Just a second. केमिकल फर्टिलाइजर्स एम्प्लॉय करेंगे एंड पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स. इसकी अब अपन जितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उससे ज़्यादा बढ़ के करेंगे अपन प्रोडक्शन. तो एक फॉर्मूला दे देती हूँ. प्रोडक्शन यहाँ पे इज ग्रेटर देन इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी, ठीक है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में. टीचर विल बी इम्प्रेस्ड इफ यू राइट दिस फॉर्मूला. ओके, जस्ट ट्राई इट इन योर वीकली टेस्ट. ओके, सो प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी किसके थ्रू होता है? लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है ये. किसके थ्रू होता है पहले मैं बता देती हूँ. हाई डोजेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है, high doses of chemical fertilizers and irrigation are used for obtaining higher production. मतलब production अपन कैसे increase कर रहे हैं? Irrigation and high doses of fertilizer. Higher doses of fertilizer. ठीक है. अब इंटेंसिव फार्मिंग मैंने क्या बताया कि रिगरसली वी आर एम्प्लॉइंग अपने रिसोर्सेज एक लैंड पे एंड उसका प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं. अब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पॉपुलेशन प्रेशर है. तो दिस इज बेस्ट सूटेड एग्रीकल्चर फॉर लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है ये, क्योंकि ये इन्हीं कंट्रीज में होगा जहाँ पे लेबर की अवेलेबिलिटी ईजी है एंड चीप है, लाइक इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम एंड अदर एरियाज. ठीक है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज बेस्ट सूटेबल फॉर दीज कंट्रीज बिकॉज लेबर इजीली अवेलेबल है. दैट्स वाई ऐसे याद करना कि लेबर इंटेंसिव फार्मिंग भी है, इसको कहते हैं. ठीक है, कैन यू नेम सम ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर सच फार्मिंग इज प्रैक्टिस? जिस कमेंट सेक्शन में बताना, बिकॉज आई हैव नेम्ड सम ऑफ द स्टेट्स अर्लियर वाली टाइप्स ऑफ फार्मिंग पार्ट 1 वाली वीडियो में. सो इफ यू हैवंट दिस, जस्ट वॉच दिस वीडियो और क्लैरिटी होगी. अदरवाइज नेम दी स्टेट्स. ओके, हाँ, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, दिस इज इंपॉर्टेंट. मूविंग टू नेक्स्ट, दो द राइट ऑफ इनहेरिटेंस. देखो अब क्या हो गया, अब इंटेंसिव फार्मिंग का एक्सटेंशन बता रहे हैं कि देखो इंटेंसिव फार्मिंग किसके लिए हुई? पॉपुलेशन प्रेशर इंक्रीज हो गया था, तो पॉपुलेशन प्रेशर ने इंक्रीज करके एक राइट ऑफ इनहेरिटेंस एक्ट तो आया था. बट इसका मतलब है दो द राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ लैंड अमंग सक्सेसिव जनरेशंस हैज रेंडर्ड लैंड होल्डिंग साइज अनइकोनॉमिकल. मतलब प्रॉफिट नहीं दे रही है, अनइकोनॉमिकल. इकोनॉमिक इज प्रॉफिट कमाना, या फिर इकोनॉमिक्स मेजॉरिटी ऑफ द टाइम रिलेटेड टू डिमांड एंड सप्लाई वाला ग्राफ, एंड डिमांड एंड सप्लाई इज प्रॉफिट गेन करने के लिए होता है. अनइकोनॉमिकल मतलब कि प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं, बेच नहीं पा रहे हैं, सेल नहीं हो पा रही है. द फार्मर्स कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड. एग्रीकल्चर मैंने बताया था जैसे आपका कंट्रीब्यूट करता है, लाइक 58% ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर. और अब उनको कोई रिसोर्सेज बचते नहीं, क्योंकि हमें यही आता है तो हम यही करेंगे.
उनकी और पास और कोई स्किल नहीं है, तो यही बोल रहे हैं कि कुछ ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड सिंस अवेलेबल नहीं है एग्रीकल्चर, तो और एक तो लैंड का साइज इज अनइकोनॉमिकल, तो राइट ऑफ इनहेरिटेंस एक्ट ने किसे इसे वर्स करवा दिया। मैं बताती हूँ कि आपके कोई दादाजी हैं, जस्ट रिमेंबर दिस, जिनके पास इतना लैंड है, अब इनके 4 बच्चे हैं, ओके चार बच्चों में ये लैंड डिवाइडेड हो गया, अब इनके भी 2 बच्चे हो जाते हैं, ठीक है। तो इन पर्सन, जैसे पर्सन ए को ये वाला लैंड मिला है, तो वो तो छोटा हो गया लैंड स्लाइस, अब इनको इसमें ही एग्रीकल्चर करना है, अपने बच्चों को फीड करना है एंड प्लस अपनी फार्मिंग से प्रॉफिट भी जनरेट करना है टू सस्टेन हिज फैमिली, ओके पर्सन ए को। तो दिस मीन्स राइट ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि पर्सन वॉज दिस बट उनके 4 बच्चे हुए, तो चारों में वो उनकी एक जमीन बटी है। तो राइट ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है कि इनहेरिटेंस मतलब बच्चों को देना, राइट ऑफ इनहेरिटेंस ने लैंड साइजेस जो है अनइकोनॉमिकल बना दिया है, दैट इज प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं सिंस डिविजन्स बहुत ज्यादा हो गया है पॉपुलेशन प्रेशर के कारण। किसके कारण? पॉपुलेशन हाई हो गई है, तो लैंड साइज अनइकोनॉमिकल हो गया है, ठीक है। एंड सिंस लिमिटेड ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड जो है अवेलेबल नहीं है, सिंस उनके पास कोई और स्किल्स नहीं है, वो स्विच भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस हैज बिकम अ प्रॉब्लम इन इंडिया। थर्ड, देयर इज एन enormous pressure on agriculture land. Now commercial farming. The main characteristics of this type of farming, मैंने पहले बताया था कि ये प्रॉफिट मेकिंग के लिए होता है, राइट। So the main characteristic of this type of farming, a profit making आप किससे करेंगे? मॉडर्न इनपुट से। हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स आपको एम्प्लॉय करने पड़ेंगे, ठीक है। अब क्या होते हैं हायर इनपुट्स, मॉडर्न इनपुट्स? HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, chemical fertilizers, insecticides and pesticides in order to obtain higher productivity. एक लैंड पे, उतने ही लैंड पे जितना इंटेंसिव एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग प्रोडक्शन देगा, उससे ज्यादा कई गुना कमर्शियल फार्मिंग देगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे हायर डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स एम्प्लॉय करेंगे। कौन एम्प्लॉइंग करेंगे? फार्मर्स नहीं करेंगे। यहाँ पे बिग कॉर्पोरेट्स करेंगी, क्योंकि वही प्रॉफिट मेकिंग एसोसिएट कर सकती है। एंड कौन कर सकता है? बिग लैंडलॉर्ड्स, जिनके पास, या बिग फार्मर्स। इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स आर मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब आर वीक, कम लैंड है एंड दे डोंट हैव द मॉडर्न इनपुट्स। बट जो बिग फार्मर्स है, जैसे पंजाब एंड हरियाणा में देयर आर वेरी बिग फार्मर्स जो खेती करते हैं, उनके पास बहुत हेक्टेयर्स एंड एकर्स ऑफ लैंड्स है, ओके। तो दे कैन अफोर्ड दिस हायर डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स एंड कैन प्रैक्टिस कमर्शियल फार्मिंग फॉर प्रॉफिट मेकिंग, है ना। अच्छा खासा दे कमाते हैं, तो दे सेंड देयर चाइल्ड टू स्टडी इन UK एंड US। मेजॉरिटी ऑफ द US, आप पंजाब एंड हरियाणा में फार्मर्स को देखेंगे ना, जो बिग लैंडलॉर्ड्स जिनके पास अमीर, उनके बच्चे पढ़ रहे होंगे US UK में, ओके ओके। द डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। डिग्री वेरी करती है, जैसे मैंने बताया ना, एक रीजन हरियाणा पंजाब में कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ज़्यादा है, तो वैसे ही बिहार में उतना नहीं होगा। बिहार यूपी में इतना बिग लैंडलॉर्ड्स नहीं अवेलेबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, राइज द कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, बट इन उड़ीसा, उड़ीसा में भी इट्स अ हाईएस्ट पॉवर्टी स्टेट, लाइक लार्जेस्ट पॉवर्टी स्टेट है ये वाला उड़ीसा। इट्स अ सब्सिस्टेंस क्रॉप। प्लांटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। अब अपन कमर्शियल फार्मिंग में सब टाइप पढ़ेंगे। प्लांटेशन को, एंड प्लांटेशन किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी? मैंने बताया था आपको 1600 में, व्हेन ब्रिटिशर्स केम। उनका मेन मकसद क्या था? प्रॉफिट मेकिंग। अब वो एक्सपोर्ट्स के थ्रू होगा या फिर इंडियन पॉपुलेशन उन्हें करके देगी, दे डोंट नो, बट दे इंट्रोड्यूस प्लांटेशन। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। और किससे स्टार्ट किया था? टी गार्डन्स बना के टी का प्लांटेशन स्टार्ट किया था, बिकॉज टी जो था it required labor which was cheap labor which was available in India. Since इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी उस समय भी, तो उनके पास easy availability of cheap labors थी, तो they employed नॉर्थ ईस्ट इंडिया में labor which did tea plantation and इसको एक्सपोर्ट करके they generated huge profit, और वो ब्रिटिश ट्रेजरी जो थी उसको भर रहे थे, और कुछ नहीं, ठीक है।
ड्रॉ दिस फ्लो डायग्राम. इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप क्या होता है, आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, ठीक है. सिंगल क्रॉप is grown in a large area. The plantation has an interface of agriculture and industry. Plantation cover large tracts of land using capital intensive. एक होता है लेबर इंटेंसिव. लेबर इंटेंसिव अपन ने देखा कहाँ, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में. प्लांटेशन में अपन दिखेंगे कैपिटल इंटेंसिव. कैपिटल इंटेंसिव क्या होता है, जो मशीन्स यूज करती है इंस्टेड ऑफ लेबर. मतलब ये यूएस यूके में ज़्यादा फेवरेबल होगी कंडीशन, बिकॉज इंडिया में पॉपुलेशन हाई है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है. एंड सिंस आपको पता है 58% ऑफ अ पॉपुलेशन इज एंगेज इन एग्रीकल्चर, तो इंडिया में लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए लेबर इंटेंसिव फॉलो होएगा, दैट इज योर इंटेंसिव एग्रीकल्चर फार्मिंग. बट यूएस यूके जहाँ पे पॉपुलेशन इतनी नहीं है बट लैंड की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा ह्यूज है, तो वहाँ पे वो कैपिटल एम्प्लॉय करेंगे. कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स मतलब मशीन्स एंड अदर इंडस्ट्रीज like transportation and all, ठीक है, with the help of migrant laborers, or the produce is used as raw material. Okay, in India tea, coffee, rubber, sugar and banana important है, MCQ में आ सकता है. mark these are important plantation crops. अब plantation मतलब कि ये 5 जो हैं आपके कैश क्रॉप हैं, ठीक है. Tea in Assam and North Bengal, coffee in Karnataka, some of the example of plantation. ये मैंने मैप वर्क में बहुत अच्छे से पढ़ाया था. अगर आपने कुछ नहीं देखा है तो जस्ट वॉच दिस वीडियो एंड ये मैप वर्क की वीडियो, बिकॉज ज्योग्राफी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 17 + 3 मार्क्स, 20 मार्क्स का 20 ईच सब्जेक्ट को दिया गया है सोशल स्टडीज में. सिविक्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी. ज्योग्राफी में जो 20 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, 17 मार्क्स थ्योरी को दिया गया है एंड 3 मार्क्स इज योर मैप वर्क. तो जस्ट वॉच दिस वीडियो एंड मैप वर्क वाली वीडियो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे कौन सा स्टेट कहाँ है, किस रीजन के लिए फेमस. ओके, सिंस द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट, अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे मैंने कहा, एंड कम्युनिकेशन कनेक्टिंग द प्लांटेशन एरियाज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड मार्केट्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन. जल्दी जल्दी काम करना है ना. कमर्शियल फार्मिंग का क्या मेन मकसद क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग. प्रॉफिट कैसे करेंगे, जब राइट समय पे, राइट टाइम पे, राइट फूड रिक्वायरमेंट अवेलेबल होगी, राइट क्रॉप जो है अवेलेबल होएगा. जैसे कि कैश क्रॉप, आप मान लो कि बनाना इज अवेलेबल थ्रू आउट द सीजन, ठीक है. बट बनाना राइट टाइम पे कब अवेलेबल होएगा, व्हेन इट्स अवेलेबल इन समर सीजन और विंटर सीजन, राइट. तो राइट टाइम पे जिस राइट फूड या राइट क्रॉप की अवेलेबिलिटी होएगी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कमर्शियल फार्मिंग. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज योर क्रॉपिंग पैटर्न. 3 क्रॉपिंग पैटर्न पढ़े थे अपन ने. अगेन वील स्टडी. चीट कोड्स मैं यहाँ पे लिख दूंगी, तो जस्ट राइट दिस इन योर बुक्स. फर्स्ट इज योर खारिफ सीजन. सेकेंड इज योर राबी सीजन. थर्ड इज योर जैद सीजन. ओके, इनके चीट कोड्स क्या क्या थे. अब खारिफ, काले काले बादल, काले काले बादल. राबी, रजाई. देखो काले काले बादल कब आता है, मॉनसून में, राइट. तो खारिफ सीजन किससे ओवरलैप करेगा, मॉनसून सीजन से. तो मॉनसून क्रॉप्स ही बोल सकते हैं अपन. किन क्रॉप्स को, जो खारिफ क्रॉप्स हैं, ठीक है. सबके मेजर क्रॉप्स भी दूंगी मैं, बट उसके पहले इन लोगों को कंप्लीट कर लेते हैं. राबी, रजाई. रजाई कब ओढ़ते हैं अपन, विंटर सीजन में, राइट. विंटर सीजन में. तो राबी क्रॉप्स कौन से सीजन को ओवरलैप करेंगे, विंटर क्रॉप्स को. ओके. जैद, ज्यादा गर्मी. ज्यादा गर्मी मतलब समर सीजन. अब जैद का मैं बता देती हूँ. जैद क्या है, 2 सीजन के बीच में आता है. 2
मेजर सीजन, मतलब खारिफ एंड राबी दो मेजर क्रॉपिंग पैटर्न सीजन है यहाँ पे। उसके बीच में जैद इज अ 4 मंथ पीरियड, स्मॉल सीजन है एंड समर मंथ्स में आता है, मतलब ज्यादा गर्मी के मंथ से। जेड फॉर जैद एंड जेड फॉर ज्यादा गर्मी। गर्मी कब? समर सीजन में पड़ती है, राइट? तो समर क्रॉप्स विल बी नोन एज जैद क्रॉप्स, ठीक है? अब सबके एक एक मेजर एग्जाम्पल्स भी देख लीजिए आप लोग। खारिफ वाटर इंटेंसिव क्रॉप, मैंने क्या बताया था? वाटर इंटेंसिव क्यों? बिकॉज काले काले बादल से क्या? मॉनसून क्रॉप। मॉनसून क्रॉप मतलब रेनफॉल रिच क्रॉप्स होंगे। तो राइस फॉल इज अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप, वाटर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए राइस इसका मेजर एग्जाम्पल है। किसका? खारिफ क्रॉप का। ये मेजर एग्जाम्पल्स मैं इसलिए बता रही हूँ एक एक, क्योंकि ये आते हैं आपके लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप में, एमसीक्यू में, क्योंकि ये पूछे जाएंगे। राइस एंड व्हीट आर बेसिक स्टेपल क्रॉप्स जो अपन मेजर क्रॉप्स में फर्स्ट नंबर पे पढ़ते हैं, ओके? तो दीज क्रॉप्स यू शुड नो कि ये कौन सा क्रॉप है। राइस इज अ खारिफ क्रॉप। नाउ राबी का मेजर एग्जाम्पल इज योर व्हीट, मतलब कि व्हीट जो है वो विंटर सीजन में उगते हैं एज अ राबी क्रॉप, ओके? जैद का मेजर एग्जाम्पल क्या है? वाटरमेलन। आपने नोटिस किया होगा कि आप वाटरमेलन कौन से मंथ में खाते हैं? समर मंथ्स में, राइट? तरबूज, ओके? सो टेक दिस स्क्रीनशॉट, राइट दोस कीवर्ड्स एंड चीट वर्ड्स इन योर बुक जस्ट टू रिमेंबर। के फॉर खारिफ, के फॉर काले काले बादल, मतलब कि मॉनसून क्रॉप्स, ठीक है? आर फॉर राबी, आर फॉर रजाई, मतलब विंटर सीजन, विंटर क्रॉप्स। जेड फॉर जैद एंड जेड फॉर ज्यादा गर्मी, मतलब समर क्रॉप्स, ओके? ओके, यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि क्रॉपिंग पैटर्न में अपन इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे। राबी क्रॉप्स मैंने बता दिया कि विंटर में सोन होते हैं, अक्टूबर एंड हार्वेस्टेड समर में होते हैं, मतलब फ्रॉम अप्रैल टू जून। दीज आर सम फैक्चुअल डेटा विच यू शुड नो, बट अगर उतना भी चीट कोड्स, इतने वर्ड्स याद है ना, तो दैट्स इनफ। क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा कि ओके, नोटिस नहीं भी किया होगा तो लेट मी जस्ट शो यू। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ONDC मतलब OND इज योर राबी क्रॉप्स का सीजन, क्योंकि सर्दियां कब, कौन से मंथ में पड़ती हैं? एंडिंग ऑफ द ईयर में पड़ती है सर्दी। और राबी का मतलब है रजाई, मतलब विंटर क्रॉप्स। ये जहां मैंने चीट वर्ड्स बनाए थे ना, ये भी एक बना लेना डायग्राम, ओके? नाउ मार्च, अप्रैल, मई एंड आधा जून जैद क्रॉप्स के लिए, ओके? एंड इसी में आप देखेंगे कौन सा सीजन आता है? समर क्रॉप्स, समर सीजन आता है, ठीक है? एंड जेड से अपन ने क्या याद किया था? ज्यादा गर्मी। दैट्स योर Q2 समर सीजन, ओके? नाउ जून, जुलाई, मिड जून में रेनफॉल आ जाती है, मतलब मॉनसून आ जाता है, ओके? तो जून, जुलाई और में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्या होगा? सोइंग ऑफ खारिफ क्रॉप्स। जून, जुलाई एंड मे बी आधा अगस्त, ओके? इतना भी ले लीजिए। दैट मीन्स योर रेनफॉल सीजन, दैट इज योर मॉनसून क्रॉप्स, मॉनसून सीजन। तो ये ईयरली डिवीजन भी बना लेना, ठीक है? क्रॉपिंग पैटर्न का, ओके? मेक दिस ये जो है मेजॉरिटी, ये आपको क्या दिखा रहा है? सिर्फ और सिर्फ सोन पीरियड, मतलब जब सीड्स जो हैं वो लैंड में सोन की जाती है, अंदर डिगिंग करके सोन की जाती है सीड्स, उस सोन पीरियड्स को, ये वाला ईयरली डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके? सिर्फ सोइंग का है। जैद में ऑब्वियसली सिंस इट्स अ शॉर्ट पीरियड, 4 मंथ का छोटा सा 3.5 मंथ्स का पीरियड है, तो इसमें सोन एंड हार्वेस्ट दोनों आता है। बट खारिफ एंड राबी का सिर्फ सोइंग सीजन बताया है, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा कि जो खारिफ क्रॉप्स हैं यहाँ पे, सॉरी, राबी क्रॉप्स जो हैं वो समर मंथ्स में हार्वेस्ट होते हैं, ठीक है? तो अगर राबी क्रॉप्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में सोन हो रहे हैं, तो मतलब समर मंथ्स में हार्वेस्ट होंगे, ठीक है? राबी क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड
तो अभी हार्वेस्ट सीजन या मंथ्स अपन नहीं लिख रहे हैं, ये सिर्फ सोन पीरियड है, ओके। तो जस्ट इरेज दिस, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के मकसद से आई शोड यू कि देखिए, ओके, दिस इज फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। मंथ्स याद करने तो ठीक है, वरना दैट डायग्राम इज इनफ एंड दैट चीट कोड्स के अकॉर्डिंग यू कैन जस्ट रिलेट कि आर फॉर राबी, आर फॉर रजाई, विंटर क्रॉप्स, ओके। के फॉर खारिफ, के फॉर काले काले बादल, दैट्स योर मॉनसून क्रॉप के क्यू, ओके। नाउ सम ऑफ द राबी क्रॉप्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस, wheat, barley, peas, gram and mustard, that's your soya. सोया नहीं, सॉरी, सरसों, सॉरी, मस्टर्ड इज योर सरसों, इंग्लिश में लिखा है, ओके। Though these crops are grown in large parts of India, states from the north and northeastern parts such as Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttarakhand, Uttar Pradesh are important for of their production of wheat and other rabi crops. ये बता रहे हैं कि rabi crops जो हैं, majority of the crops are grown in North India. अब वो आगे पढ़ेंगे क्योंकि conditions favorable होती है, but ऐसे रखना कि rabi crops मेजॉरिटी ऑफ द टाइम नॉर्थ इंडिया में ग्रो होता है, ओके। नाउ नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स, मैंने ये पहले भी एक्सप्लेन किया था कि मेडिटेरियन रीजन में क्या होता है, वहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते हैं, कौन से मंथ्स में, अपने यहाँ जब विंटर मंथ्स चल रहा होता है, दैट इज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब यहाँ पे ये पीरियड क्या है, ये सोइंग पीरियड ऑफ राबी है, राइट, सोइंग पीरियड ऑफ राबी क्रॉप्स है। अब वो जो टेम्परेट साइक्लोन्स मेडिटेरियन रीजन में यूरोप में ओरिजिनेट हो रहे हैं, दे कम इन ईस्ट डायरेक्शन, ओके, वो वेस्ट से आते हैं, यहाँ पे यूरोप है, ईस्ट में हिमालय से टकराते हैं एंड दे राइज एंड दे कॉज रेनफॉल इन नॉर्थ ऑफ इंडिया, दिस इज नॉर्थ ऑफ इंडिया। एंड अभी अपन ने क्या पढ़ा कि राबी क्रॉप्स कहाँ मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ग्रो होते हैं, नॉर्थ इंडिया में, ओके। तो नॉर्थ ऑफ इंडिया में जब वो बारिश करते हैं, दैट्स फेवरेबल फॉर राबी क्रॉप्स का सोइंग सीजन। तो दैट रेनफॉल, दैट इज योर विंटर मंथ्स की जो रेनफॉल, विंटर मंथ्स में रेनफॉल नहीं सुना होगा ना आपने, मॉनसून मंथ्स में मतलब सुना होगा रेनफॉल की, मॉनसून मंथ्स में रेनफॉल होती है, मॉनसून आती है जब, ओके। बट विंटर मंथ्स में नॉर्थ इंडिया में रेनफॉल होती है ड्यू टू वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स, जैसे मैंने बताया आपको, दैट हेल्प्स इन द सक्सेस ऑफ दीज क्रॉप्स। However, the success of the Green Revolution in Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan has also been an important factor in the growth of our mentioned rabi crops. Okay. 4 स्टेट्स हैं जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन ओरिजिनेट हुआ था। मैंने बताया था कि 1960-70s में जब इंडिया वाज फाइटिंग वॉर्स एट विद इंडो चाइना, इंडो पाकिस्तान वॉर सपोर्ट कर रहा था एंड बहुत सारी अदर कंट्रीज ने सैंक्शंस लगा दिए थे, तो वो एग्रीकल्चर जो इम्पोर्ट आइटम्स थे इंडिया में जो इम्पोर्ट होते थे वो नहीं भेज रहे थे, तो इंडिया को सैंक्शंस लग गए थे। तो इंडिया को क्या करना था, अपनी एक तो पॉपुलेशन को फीड भी करवाना था एंड आर्मी को भी सस्टेन करना था, अपना वॉर भी जारी रखनी थी। तो वॉट स्वामी फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एम.एस. स्वामीनाथन आता है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एम.एस. स्वामीनाथन आता है एंड ही इंट्रोड्यूस ग्रीन रेवोल्यूशन इन 4 स्टेट्स, दीज आर 4 स्टेट्स, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड नॉर्थ ऑफ राजस्थान। एंड यहाँ पे वो वीट एंड राइस का कल्टिवेशन स्टार्ट करते हैं विच इज योर स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया, एंड दिस लेड टू मल्टीपल फोल्ड ऑफ इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड राइस इन इंडिया, ओके। एंड ये राबी क्रॉप्स थे, ओके। Now kharif crops are grown in the onset of monsoon, मैंने बता दिया था डायग्राम, काले काले बादल, monsoon crops in different parts of the country and these are harvested in September, October. Important crops grown during this season are paddy, राइस का रॉ फॉर्म है, सेकेंड मेज, भुट्टा, थर्ड ज्वार बाजरा, दिस इज योर मिलेट्स, मतलब मिलेट्स इज योर खारिफ क्रॉप। नाउ तुअर इज योर पल्स, फोर्थ मूंग इज योर पल्स, मूंग दाल, 6th urad is your pulse, 7 cash crop cotton, 8 jute cotton is your cash crop, groundnut and soya bean. These are your important kharif crops. Some of the most important rice growing regions are Assam, West Bengal. West Bengal is also known as the rice bowl of India. ठीक है, rice bowl of India. कोस्टल रीजन्स ऑफ कोस्ट में उगेगा बिकॉज वाटर इंटेंसिव क्रॉप है राइस, तो राइस को वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए, ओके। तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र, पर्टिकुलरली कोंकण कोस्ट,
and Uttar Pradesh, Bihar. Recently, paddy has also become an important crop of Punjab and Haryana. मैंने बताया था क्यों, because of green revolution in 1960s and 1970s introduced by M.S. Swaminathan. In states like Assam, West Bengal, Odisha, 3 crops of paddy are grown in year. Os, Aman and Boro. ये 3 types of क्या है? 3 crops of paddy है. Okay? तो just remember this. ये MCQ question है, आ सकता है. So, in between Rabi and Kharif season, there is a short season during summer months. मैंने बता दिया था जिसको Zaid season बोलते हैं. Some of the crops produced during Zaid are watermelon, muskmelon, cucumber, vegetables and fodder crops. That is your चारा जो देता है ना अपन, चारा आपने सुना होगा शब्द. That's your fodder crops. Sugarcane takes almost a year to grow. A variety of food and non-food crops are grown in different parts of the country depending upon the variation in soil, climate and cultivation. ये एमसीक्यू क्वेश्चन है कि वैरायटी ऑफ क्रॉप्स किस पे डिपेंडेंट होते हैं? 3 पे, सॉइल, क्लाइमेट एंड कल्टीवेशन प्रोसेस. ओके, मार्क दिस इन योर एनसीईआरटी बुक्स. Major crops grown in India are rice, wheat, millets, pulses, tea, coffee, sugarcane, oilseeds and cotton and jute. इसको डिटेल में we'll cover. Though it's a revision class, तो इसलिए revision के फॉर्म में पढ़ाऊंगी. But if you want to see these videos in detail, you can scroll up and look above in the videos कि मैंने डिटेल में ये क्रॉप्स को कैसे एक्सप्लेन किया है. बट फॉर नाउ रिविजन क्लास में वील स्टडी दीज इन शॉर्ट टाइम. सो फर्स्ट मेजर क्रॉप रिविजन में अपन पढ़ेंगे राइस. राइस मैंने क्या बताया था, स्टेपल क्रॉप है इंडिया का, तो ऑल ओवर इंडिया में ग्रोन होता है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर इंडिया में अपन ने मैप वर्क में भी देखा था. वीट जो है पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया में ग्रो होता है. इसका नेक्स्ट टॉपिक इज वीट ओनली, बट फर्स्ट इज राइस. फर्स्ट राइस का फर्स्ट स्टेटमेंट इज ओनली दैट इट इज अ स्टेपल क्रॉप. तो कभी भी राइस पे आ चुके हैं 5 मार्कर्स, 3 मार्कर्स, इवन एमसीक्यू क्वेश्चन. तो राइस एंड व्हीट आर वेरी इंपॉर्टेंट. और मैंने डिटेल में आपको चीट कोड्स भी बताए थे कि कैसे याद करना है कि राइस इज अ खारिफ क्रॉप. ठीक है, दिस आपको बताया था कि काले काले बादल से क्या होता है, बारिश होती है. एंड बारिश कब होती है? मॉनसून सीजन में. तो मॉनसून, राइस इज वाटर इंटेंसिव क्रॉप. किस क्रॉप को ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होगी? जो मॉनसून सीजन में ग्रो होएगा, राइट. तो राइस इज अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप, देयरफॉर इट्स अ खारिफ क्रॉप. ऐसे मैंने याद करवाया था. इट्स अ स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया. ये मैंने बता ही दिया स्टार्टिंग में. आवर कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. ये भी एक की पॉइंट हो जाएगा. फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इज चाइना. चाइना को राइस बोल ऑफ वर्ल्ड भी कहा गया है. कमेंट सेक्शन में बताइए कि राइस बोल ऑफ इंडिया विच स्टेट को कहा गया है. ठीक है, विच स्टेट इज नोन एज राइस बोल ऑफ इंडिया. मैंने बहुत बार पहले भी वीडियोस में बताया है, बट आपको पार्टिसिपेट करना है ये क्विजेस में. ठीक है, तो आई विल जस्ट पोज टू यू डिफरेंट क्वेश्चंस एंड जो मैंने पढ़ा चुका है पिछले वीडियोस में, तो आपको उसके आंसर्स लिखना है कमेंट सेक्शन में. दैट्स हाउ आई विल नो कि यू आर पार्टिसिपेटिंग एंड यू आर एक्चुअली लिसनिंग टू दीज वीडियोस आल्सो. ओके, सो फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज चाइना, जिसे राइस बोल ऑफ वर्ल्ड कहा गया है. इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड. ओके, राइस इज अ खारिफ क्रॉप मैंने बता दिया. एंड मैंने यहाँ पे 3 हाइज के बारे में बताया था आपको कि राइस जब भी आ जाए तो 3 हाइज रिमेंबर रखना. क्या 3 हाइज थे? हाई रेनफॉल, हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर. इधर से ही मैंने बनाया था ये निमोनिक. ठीक है, देखो, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड विद द एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर विच इज हाई रेनफॉल. ठीक है, इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रोज विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन. मैंने भी बताया था कि ग्रीन रेवोल्यूशन कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था? नॉर्थ ऑफ यूपी, नॉर्थ राजस्थान में, बेसिकली पंजाब एंड हरियाणा में. क्यों? बिकॉज वहाँ पे कनाल इरिगेशन था फेमस. एंड स्पेसिफिकली कनाल का नाम लिया गया तो इंदिरा गांधी कनाल वॉज वेरी मच लोकेटेड इन नॉर्थ ऑफ राजस्थान. वहाँ से फ्लो होती थी विच प्रोवाइडेड इरिगेशन टू दी स्टेट्स पंजाब एंड हरियाणा. एंड पंजाब एंड ग्रीन रेवोल्यूशन का मेजर क्रॉप्स क्या थे? विच वॉज राइस एंड व्हीट.
वीट तो ठीक है, बट राइस इज अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप, राइस को तो वाटर चाहिए एंड राइस कोस्टल एरियाज में उगता है। तो विथ देखो यही स्टेटमेंट वो जस्टिफाई कर रहे हैं दैट इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रोज विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। तो अगर ये स्टेटमेंट दे दिया जाए क्वेश्चन करके एंड आंसर पूछा जाए कि कुछ स्टेट्स के नाम बताओ जहां पे इरिगेशन के थ्रू राइस ग्रो होता है, तो आपका आंसर विल बी पंजाब एंड हरियाणा। और अगर 4 स्टेट्स पूछे तो वेस्ट यूपी एंड नॉर्थ ऑफ राजस्थान भी आएगा। एंड स्टेट भी करना कि ग्रीन रेवोल्यूशन में ये 4 स्टेट्स में हुए भी हैं ग्रो। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया बिकॉज मैंने बताया था कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में क्या होता है, देखो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज है, आपकी मॉनसून रेनफॉल आती है, स्पाइरल अप होती है क्योंकि टकराती है हिमालय से तो कोई जगह नहीं मिलती, तो ऊपर राइज होती है, ऊपर राइज होती है तो ठंडी पड़ जाती है, तो वो क्या करती है बारिश। एंड यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इज यू आर लोकेटेड इन मेघालय, मौसम राम एंड चेरापूंजी विच आर वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, मैंने पहले भी बताया है, इंडिया नहीं अर्थ, ओके। तो ऑन इन वर्ल्ड वेटेस्ट प्लेस इन वर्ल्ड इज लोकेटेड इन इंडिया, कहां पे लोकेटेड है वो मेघालय में, विच इज अ नॉर्थ ईस्ट स्टेट। एंड क्यों है मैंने पहले बताया, क्योंकि एक फनल शेप बन जाता है, ठीक है। ये देखो फनल शेप क्या बन रहा है, क्योंकि ये क्लोजली पैक्ड जो हिमालयाज हैं वो राइज करवाता है विंड्स को एंड बहुत हैवी रेनफॉल होती है, दैट इज मोर देन 200 सेंटीमीटर्स से भी ज्यादा, ठीक है। दैट्स व्हाई राइस कहाँ ग्रो होता है, नॉर्थ ऑफ इंडिया प्लस नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में भी, ओके। कोस्टल एरियाज में बता दिया कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, देखिए अपने मैप में ही है कि ये कोस्ट में आप देख सकते हैं, ये कोस्ट में आप देख सकते हैं राइस का प्रोडक्शन कितना है, मतलब ये कोंकण कोस्ट, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, तमिलनाडु इधर है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मतलब कोस्ट पे तो हो ही रहा है, ठीक है। तो कोस्ट पे तो राइस कल्टीवेशन इज वेरी फेमस, दैट यू नो, बिकॉज राइस इज अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप, देयरफॉर इट इज मेजरली ग्रोन इन कोस्टल एरियाज। बट कैनाल इरिगेशन मतलब इरिगेशन मेथड्स जहां पे अवेलेबल है वहां उस स्टेट में राइस ग्रो हो सकता है, ओके। दैट एग्जांपल इज योर पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। ये पूरा मार्क कर लेना ही वाला। नॉर्थ ईस्ट में मैंने बताया क्यों ग्रो होता है, फनल शेप्ड ऑफ मॉनसून विंड्स, फनल शेप्ड ऐसे राइज होती हैं एंड देन बहुत ज्यादा बारिश करती हैं। डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनाल इरिगेशन and the tube wells have made it possible to grow rice in areas of less rainfall such as Punjab and Haryana. आपके बुक में ही mentioned है, that means these states Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and parts of Rajasthan are very important, okay? आपके बुक में ही क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया गया है, तो अगर कहीं आए कि किन एरियाज में लेस रेनफॉल के चलते भी राइस ग्रो हो रहा है, तो कहाँ आपके आंसर्स कौन सा स्टेट होंगे। अगेन आई एम स्टेटिंग, ये मैप वर्क में भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, लॉन्ग आंसर टाइप में भी आ सकता है, ठीक है। दैट विल बी ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। मूविंग टू नेक्स्ट क्रॉप, wheat is the second most important cereal crop, ठीक है। it is the main food crop in north and northwestern part of the country. I have told you before also कि राइस जो है वो स्टेपल क्रॉप है नॉर्थ एंड साउथ बोथ का, उसमें कोई डिवीजन नहीं है। बट जो वीट है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वीट इज ग्रोन इन नॉर्थ इंडिया एंड इवन कंज्यूम्ड इन नॉर्थ इंडिया पर्टिकुलरली, ओके। देयरफॉर मेन फूड क्रॉप कहाँ का है, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न का, मतलब राजस्थान। सो नॉर्थ वेस्टर्न बोला है, दिस इज योर नॉर्थ वेस्टर्न, तो मतलब इस रीजन का वीट इज स्टेपल क्रॉप, तो ग्रो भी इधर ही रीजन होएगा। चलो मैप अप में देखेंगे, अभी मैं जस्टिफाई करूंगी अपने पॉइंट्स। दिस राबी क्रॉप रिक्वायर्स कूल ग्रोइंग सीजन। कैसे याद करवाया था, वीट राबी सीजन से याद करवाया था, वीट से नहीं किया था, राबी। इससे क्या निमोनिक बनाया था मैंने, रजाई। रजाई कब ओढ़ते हैं आप, विंटर सीजन में, विंटर सीजन में, क्योंकि विंटर सीजन में क्या है, ठंडी है, ठीक है। तो दैट मीन्स कूल सीजन है विंटर सीजन, दैट्स व्हाई
वीट जो अपन ने याद किया था, बेस्ट एग्जांपल वाज राबी क्रॉप का जो था वो था वीट, ठीक है। राबी क्रॉप रजाई से याद किया था कि राबी, आर फॉर राबी, आर फॉर रजाई, कब ओढ़ते हैं आप? विंटर सीजन में। क्यों ओढ़ते हैं? क्योंकि ठंडी है, कूलनेस है वहां पे, एंड कूल में कौन सा क्रॉप ग्रो होता है? दैट इज वीट। देयरफॉर वीट इज अ राबी क्रॉप। wheat is a rabi crop। जस्ट मेंशन कर लो ये बुक में, ठीक है। बहुत इजी डायग्राम है, याद करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट, and a bright sunshine at the time of ripening, okay, it requires 50 to 75 centimeter of annual rainfall। मतलब राइस के अकॉर्डिंग थोड़ी कम रेनफॉल चाहिए रहती है वीट को, and evenly distributed over the growing season, and evenly distributed rainfall चाहिए, okay। so वीट में नेक्स्ट इज टू इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स है। पहला गंगा एंड सतलज प्लेन्स बताया गया है, एंड सेकेंड इज योर ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन। तो मतलब दिस इज योर फर्स्ट बेल्ट। देखेंगे आप, गंगा यहाँ से बहती है एंड सतलज यहाँ से बहती है एंड इंडस को ज्वाइन करती है पाकिस्तान में। तो सतलज इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है। सो दिस पोर्शन जो है दैट इज योर फर्स्ट बेल्ट, एंड सेकेंड बेल्ट क्या बोल रहे हैं? ब्लैक सॉइल ग्रोइंग रीजन, दिस। तो आप देख सकते हैं कि वीट का जो प्रोडक्शन जोन है वो नॉर्थ इंडिया में लोकेटेड है। दैट्स व्हाई वीट इज अ स्टेपल क्रॉप ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, बट साउथ का वीट इट्स नॉट। राइस जो है दूसरी टर्म पे वो स्टेपल क्रॉप है, ओके। नाउ द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज स्टेट्स मेंशन्ड है, जस्ट रिमेंबर दिस, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। मैंने फॉर्मूला बता दिया है कि कैसे याद करना है, फर्स्ट बेल्ट, सेकेंड बेल्ट, एंड एक वे के थ्रू कि वाई इट्स नॉर्थ इंडिया में अच्छी ठंड पड़ती है, एंड वीट सिंस इट्स अ राबी क्रॉप इट रिक्वायर्स कूल ग्रोइंग पीरियड, दैट्स वाई नॉर्थ इंडिया में ग्रो होता है। क्योंकि साउथ में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ ह्यूमिडिटी के कारण ठंडी नहीं पड़ती है। मुंबई में अगर आप गए होंगे तो वहाँ पे यू हैव एक्सपीरियंस कि वहाँ इतना ठंडा नहीं है। बैंगलोर इज ऑल्सो ठंडी बहुत मिनिमम पड़ती है वहाँ पे, ओके। नाउ नेक्स्ट क्रॉप, मिलेट्स। मिलेट्स आर आर कोर्स ग्रेन्स। क्या होते हैं कोर्स ग्रेन्स? एंड ये पहले वाले से क्या अलग है? कोर्स ग्रेन्स जो होते हैं वो साइज में थोड़े बड़े होते हैं, उनकी हार्ड कवरिंग होती है, ओके। एंड मेजर मिलेट्स, अपन 3 मिलेट्स पढ़ेंगे यहाँ पे, ज्वार, बाजरा, रागी। As I've already told you in the earlier video also कि 2023 ईयर को द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट इन ऑफ मिलेट घोषित करवाया था किसने? UNGA ने, मतलब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने, एंड फाओ दैट इज योर फूड एसोसिएशन, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। किसके कहने पे करवाया था? आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, मतलब मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के कहने पे। मिलेट्स की इतनी इंपॉर्टेंस अभी करंट सिनेरियो में इतनी बढ़ गई है ना, बिकॉज मिलेट्स जो है इन्हें क्लाइमेट रेजिस्टेंस क्रॉप भी बोला जाता है। आपको पता होगा, आप सुनते होंगे आज की क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, बहुत चेंजेस हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी बढ़ रही है, एवरीथिंग। तो इसके कारण जो है वो मेजर सॉइल जो है ना अपनी एलुवियल, ब्लैक सॉइल, दीज आर फर्टाइल सॉइल्स जहाँ पे राइस ले लो, वीट ले लो, ग्रो होते हैं, बट दे आर टर्निंग इनटू सैंडी सॉइल। एंड मिलेट्स की क्या खासियत है? ये ज्वार, बाजरा, रागी की क्या खासियत है कि दे कैन ग्रो वेल इन सैंडी सॉइल, देयरफॉर दीज आर क्लाइमेट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। इसलिए ओवरऑल वर्ल्ड वाइड इनकी इंपॉर्टेंस इज राइजिंग। प्लस ये न्यूट्रिशंस भी बहुत होते हैं वीट एंड राइस के कंपैरिजन में, इनके पास कम फैट्स प्लस ज्यादा विटामिन मिनरल्स रहते हैं, ओके। दैट्स व्हाई अगर आपने देखा होगा गांव में ज्यादातर मिलेट्स लोग कंज्यूम करते हैं, इवन गोज फॉर ट्राइबल्स जो होती है ना, आपने देखा होगा वो ज्वार, बाजरा, रागी ही कंज्यूम करते हैं। बट अब प्रेजेंट सिनेरियो में जो रिच क्लास रह रही है वो भी बहुत जुडिशियसली एंड अच्छे से है ना, दे आर कंज्यूमिंग दीज 3 टाइप्स ऑफ मिलेट्स, एंड अदर मिलेट्स भी होते हैं, बट फॉर नाउ वी विल स्टडी दीज ओनली, ओके। सो दो दीज आर नोन एज कोर्स ग्रेन्स, मैं बता चुकी हूँ, दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यूज। आई हैव एक्सप्लेन दिस। फॉर एग्जाम्पल, रागी इज अ वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम, अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड रफेज। एग्जाम्पल है, यू नीड टू मेमोराइज दिस, ओके। नाउ फर्स्ट
मिलेट अपन बाजरा पढ़ेंगे, ग्रोज वेल इन सैंडी सॉइल्स एज आई हैव टोल्ड यू अगेन. मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है राजस्थान. राजस्थान को ऑल्सो रिमेंबर कि इट्स द लार्जेस्ट मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट. आपको याद भी आ रहा होगा कि मैंने क्या बताया था अभी, क्या बताया था कि मिलेट्स ग्रोज वेल इन सैंडी सॉइल. राजस्थान में क्या है? थार डेजर्ट. डेजर्ट में क्या होती है? सैंडी सॉइल. देयरफॉर कोइंसाइड कर रहा है ये इसके साथ. तो मेमोराइज, डू नॉट रट्टाफाई. ओके, रट्टिफिकेशन नहीं करना है अपन को, जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड अंडरस्टैंड करके ही यू विल गेट टू द कंक्लूजन कि व्हाई राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट. बिकॉज वहां पे थार डेजर्ट है. थार डेजर्ट में ट्रांजिशन बाउंड्रीज में क्या होगी? सैंडी सॉइल. जहां पे किसका प्रोडक्शन हो सकता है? क्या चीज जो है वो अच्छे से ग्रो होती है सैंडी सॉइल में? विच इज योर मिलेट्स. ठीक है. So by correlating things, you can just remember this. Now, second millet is ragi. Ragi is a crop of dry regions and grows well on red, black, sandy, loamy and shallow black soils. मतलब कि बहुत सारे soils are rich for growing ragi. Major ragi producing states are Karnataka, Tamil Nadu, Himachal Pradesh, Uttarakhand and other states. You need to memorize. This is a very factual content. Now third millet crop is jowar. Jowar is the third most important food crop with respect to area and production. It is a rain fed crop. इसका मतलब क्या होता है? रेन फेड मतलब रेनफॉल पे डिपेंडेंट. इसे इरिगेशन की जरूरत नहीं रहती. मतलब रेनफॉल जितनी हो रही है ना जिस रीजन में ज्वार इज ग्रोइंग, उससे काम चल जाएगा ज्वार का. ओके. रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज विच हार्डली नीड्स इरिगेशन. जस्टिफाई कर दिया स्टेटमेंट. मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. फैक्चुअल कंटेंट. ओके. मूविंग टू नेक्स्ट क्रॉप, मेज. मेज क्या होता है? अगेन एंड अगेन आई हैव टोल्ड यू. बारिश में आप जाते हैं, रास्ता चलते, एवरीवन हैज ईटन दिस काइंड ऑफ, बोल सकते हैं कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फूड आइटम. ओके. भुट्टा. ओके. तो मेज को हिंदी में भुट्टा कहते हैं. तो इट इज अ क्रॉप विच इज यूज्ड बोथ एज फूड एंड फॉडर. फॉडर इज योर चारा, जो आप गाय को, शीप्स को एंड एवरीथिंग को, अदर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को देते हो. ओके. इट इज अ खारिफ क्रॉप, मतलब मॉनसून सीजन में ग्रो होता है. क्या? मेज. कैसे याद करोगे? देखा होगा बहुत बार कि बारिश के मौसम में कभी लॉन्ग ड्राइव पे अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हो तो आपने रास्ता चलते, बारिश हो रही है, भुट्टा सिक रहे हैं, भुट्टा सिकते हैं ना, खाते हो. तो ऐसे याद रखना कि जो मेज है जिसे भुट्टा कहते हैं, इट्स अ खारिफ क्रॉप. क्यों? क्योंकि आपने वो बारिश के सीजन में खाए हैं. ठीक है. which requires temperature between 21 degree Celsius to 27 degree Celsius and grows well in old alluvial soil. I have explained old alluvial soil, Bhangar, Khadar, Terai region in the detailed वाली वीडियो में. तो you can watch this, but इतना important नहीं है explanation, तो therefore I am skipping this. In some states like Bihar, maize is grown in rabi season. मतलब कि maize जो है वो सिर्फ मानसून में नहीं खाया जाता, मानसून प्लस विंटर सीजन में भी खाया जाता है, विच इज योर राबी सीजन. बट कौन से स्टेट में खाया जाता है? बिहार में. तो दिस कैन बी अ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कि इन विच स्टेट मेज इज ईटन एज अ राबी क्रॉप, क्योंकि आपको स्टेट क्लियरली मेंशन्ड है, बिहार. ओके. यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट सच एज HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन हैव कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ मेज. आपने सुना होगा कि मेज एक अमेरिकन कॉर्न होता है, लाइक अमेरिकन एंड इंडियन कॉर्न. तो इसका बहुत कंपटीशन चलता है. आपसे जब आप भुट्टा खाने जाते हुए हो ना, तो आपसे पूछते हैं वो जो वेंडर्स रहते हैं कि आपको अमेरिकन चाहिए या इंडियन चाहिए. अमेरिकन स्वीट भी होता है, ज़्यादा साइज में बड़ा भी होता है, एंड इट्स टेस्टी ऑल्सो एज कम्पेयर टू इंडियन. इंडियन इज टेस्टलेस. देयरफॉर बहुत सारे मेजर्स जो हैं मेज प्रोडक्शन में लगाए जा रहे हैं अभी रिसेंट में, जिससे अमेरिकन कॉर्न को बीट किया जाए. ओके. तो आगे से आप जब भी भुट्टा खाने जाओ तो जरूर पूछना कि कौन सा कॉर्न है, एंड अमेरिकन है तो मत लेना, इंडियन कॉर्न है तो डेफिनेटली लेना, बिकॉज वी नीड टू प्रमोट आवर इंडिया आत्मनिर्भर भारत स्ट्रेटेजी. ओके. सो मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. ओके. फैक्चुअल कंटेंट अगेन. मूविंग टू next major crop.
Pulses, that is your दाल. Leguminous crops, सुन लोगे पल्सेस जैसे दिमाग में आता है ना, बहुत सारी चीजें आ जानी चाहिए कि एक तो प्रोटीन रिच होती हैं पल्सेस, लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं पल्सेस, क्या नाइट्रोजन फिक्सिंग करती हैं किसमें, सॉइल में. ठीक है. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड. मैंने पहले वाली वीडियोस में, मेजर क्रॉप वाली वीडियोस में बताया था कि इंडिया इज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, बहुत सारे मेजर क्रॉप्स में भी एंड माइनर कैश क्रॉप्स में भी. ओके, बट पल्सेस इज द ओनली क्रॉप, या फिर अभी के लिए वी कैन स्टडी दैट्स द, जहां पे इंडिया इज द फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस. इंडिया, नॉट चाइना, नॉट ब्राजील, इंडिया. ओके, सो दीज आर मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन. मैंने बताया ना, जैसे पल्सेस जैसे ही दिमाग में सुनता होगा पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर पल्सेस, दिमाग में बहुत सारी चीजें आना चाहिए. इन अ वेजिटेरियन डाइट, मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर तुअर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड ग्राम. कैन यू डिस्टिंग्विश विच ऑफ दीज पल्सेस आर ग्रोन इन द खारिफ सीजन एंड विच आर ग्रोन इन द राबी सीजन? अब ये ऐसा ऑब्वियसली पूछ नहीं सकता, इट्स अ वेरी फैक्चुअल कंटेंट, यू नीड टू मेमोराइज, तो वील स्किप दिस पार्ट. पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशन, देयरफॉर नॉर्थ इंडिया में भी ग्रो हो सकती हैं अच्छे से. ठीक है. बीइंग लेग्यूमिनस क्रॉप, ऑल दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर. These are roots. Roots में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है जिसका नाम है राइजोबियम. राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो कैच करता है एंड सॉइल में स्टोर करता है. उससे क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीजेस. देयरफॉर आपने देखा होगा बहुत सारे फार्मर्स जो हैं वो मल्टी क्रॉपिंग या क्रॉपिंग पैटर्न डिस्टिंग्विश करते हैं ना, तो वो एक साइड में जो उनको क्रॉप, कैश क्रॉप उगाना है, बीट, रबर बीट, कॉटन बीट, वीट, राइस, एनीथिंग, एंड एक साइड में बीच बीच में लाइंस में दे विल ग्रो पल्सेस, बिकॉज पल्स क्या करेगा, उनकी सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करेगा बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. ओके, therefore these are mostly grown in rotation with other crops, justified earlier statement मैंने बता दिया था. Major pulse producing states, factual content, मध्य प्रदेश largest pulse producing state है. ओके, दो डेटा फ्लक्चुएट हो सकता है, बट यू नीड टू रिमेंबर कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में कॉम्पिटिशन होता है पल्स प्रोडक्शन में. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका. मूविंग टू नेक्स्ट, फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स. सो मेजर क्रॉप्स जिसमें राइस, व्हीट, पल्सेस, मिलेट्स पढ़ा था इज कंप्लीटेड. नाउ कम्स फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स. इसका मतलब क्या है, मैंने अर्लियर वीडियो में ही बताया था आपको कि फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स का मतलब इज शुगर केन कौन सा शेप में होता है, बास के शेप में, राइट? ग्रेन के शेप में नहीं है. ग्रेन इज व्हाट, अ दाना. ठीक है, दिस इज ग्रेन, दिस इज, एंड ये कौन से में अवेलेबल था, वीट ऐसे शेप का होता है, राइस ऐसे शेप का होता है, मिलेट्स, पल्सेस ये शेप के होते हैं. ओके, देयरफॉर पहले जो अपन ने पढ़ा मेजर क्रॉप्स में वी स्टडीड ग्रेन शेप के फूड क्रॉप. अब अपन वो फूड क्रॉप्स पढ़ेंगे विच आर नॉट इन ग्रेन शेप, देयरफॉर फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स बोला है. ओके, फर्स्ट ही एग्जांपल से समझ आ गया शुगर केन. इट्स अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप, मतलब कि दिस इज अ वर्ल्ड, दिस इज अ इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. ठीक है, दिस इज ट्रॉपिकल जोन. अब उसके ऊपर क्या आता है, टेम्परेट जोन, जिसमें सब ट्रॉपिकल पोर्शंस भी है. सब ट्रॉपिकल कहां पे अवेलेबल होएगा, ये ट्रांजिशन जोन में. ओके, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट. एंड सिंस इंडिया के बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, तो इंडिया हैज बोथ ट्रॉपिकल क्लाइमेट एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट. ठीक है, तो शुगर केन कहां ग्रो होता है, ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल रीजन में. देयरफॉर इट्स अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप. ओके, इट ग्रोज वेल इन हॉट and humid climate with a temperature of 21 degrees Celsius to 27 degrees Celsius and an annual rainfall between 75 centimeter to
100 centimeter. Irrigation is required in the regions of low rainfall because sugarcane जो है it's a water intensive crop just like rice. आपने अभी शुगरकेन खाया होगा तो आपने सुक्रोज कंटेंट के बारे में सुना होगा कि जो रस जो होता है ना शुगरकेन का वो सुक्रोज बोलते हैं उसको, सुक्रोज कंटेंट. तो वो क्या है, वो वाटर ही है एक टाइप का, इट्स अ लिक्विड फॉर्म ओनली, देयरफॉर इट इज अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप. मतलब अच्छा खासा इरिगेशन चाहिए, देयरफॉर इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल. जहां पे कम बारिश होती है वहां पे अच्छी कनाल इरिगेशन, ट्यूबवेल, एनीथिंग विल वर्क आउट. इट कैन बी ग्रोन ऑन अ वेराइटी ऑफ सॉइल्स एंड नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग. यूपी जो है इट्स द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन. यूपी की पॉपुलेशन मैंने कितनी बताई थी आपको, 23 करोड़. इंडिया की पॉपुलेशन इज 140 करोड़. तो आप देख रहे हैं कि लाइक यूपी का मतलब इंडिया की मेजर पॉपुलेशन इज सिचुएटेड इन यूपी. तो यूपी में क्या अवेलेबल है, चीप एंड अनस्किल्ड लेबर विच इज यूजफुल फॉर मैनुअल लेबर. देयरफॉर यूपी जो है पूरी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है क्या ग्रो करने के लिए, शुगर केन. ओके, now moving to next slide. India is the second largest producer of sugarcane only after Brazil. याद रखना, Brazil is the largest producer of sugarcane. India is the second largest producer. It is the main source of sugar, gur, khandsari and molasses. The major sugarcane producing states are उत्तर प्रदेश. फर्स्ट पे ही आ गया है, मैंने बता दिया था कि उत्तर प्रदेश is the largest sugarcane producing state. महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार, पंजाब and हरियाणा. Now oil seed. This is your second food crops other than grains. In 2018, India was the second largest, again second largest. फर्स्ट लार्जेस्ट अभी तक अपन ने कहाँ पढ़ा, पल्सेस के केस में अभी तक, एंड बाकी सब में अपन ने सेकंड में पढ़ा है कि राइस में इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट, ऑयल सीड्स में इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट, शुगर केन जस्ट अभी अपन ने पढ़ा इसके पहले, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. In rapeseed production, India was third largest producer in the world after Canada and China in 2018. Factual content. You need to memorize it, okay? Different oil seeds are grown covering approximately 12% of the total cropped area of the country. Total cropped area है उसका 12% जो है कौन कंट्रीब्यूट करता है, ऑयल सीड. बाकी कौन करेगा, राइस करेगा, वीट करेंगे. ओके, बट 12% मतलब अच्छा खासा पोर्शन जो है ऑयल सीड प्रोडक्शन देता है टोटल क्रॉप्ड एरिया में. ओके, मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस इन इंडिया आर ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिंस सीड्स एंड सनफ्लावर. मतलब बहुत सारी ऑयल सीड्स हैं जो इंडिया प्रोड्यूस करता है. मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल, खा सकते हैं, एंड यूज्ड एज कुकिंग मीडियम्स. आपने सुना होगा कि सरसों का तेल इज यूज्ड फॉर कुकिंग मीडियम, सनफ्लावर ऑयल इज यूज्ड इन कुकिंग मीडियम्स. हाउएवर सम ऑफ दीज आर आल्सो यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक्स एंड ऑइलमेंट्स. आ सकता है ये एमसीक्यू में कि विच फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन्स इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक्स एंड ऑइंटमेंट्स. आपने सीरम्स देखे होंगे, बहुत लोग अप्लाई भी करते होंगे चेहरे पे, बालों पे. आजकल बहुत ट्रेंड भी चल गया है सीरम्स यूज करने का, हेयर सीरम, फेस सीरम. तो वो क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ ऑयली सब्सटेंस रहता है, राइट? तो कहाँ से वी कैन ऑब्टेन दैट ऑयल, फ्रॉम ऑयल सीड्स. तो ऐसे एग्जाम्पल से याद रखना कि वो कॉस्मेटिक आइटम्स में क्या यूज होता है, ऑयल सीड्स. ओके, ग्राउंडनट इज अ खारिफ क्रॉप. अब स्पेसिफिकली एक एक ऑयल सीड को पढ़ेंगे. ग्राउंडनट इज अ खारिफ क्रॉप, अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोडक्शन. मतलब कि अपन ने पहले टोटल क्रॉप एरिया ऑफ देखा, उसमें ऑयल सीड का डिस्टिंक्शन देखा, बट यहाँ पे जितना टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन है उसमें हाफ जो है वो कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, ग्राउंडनट. मतलब ग्राउंडनट इज एन इंपॉर्टेंट ऑयल सीड इन इंडिया. ओके, गुजरात was the largest producer of groundnut followed by Rajasthan and Tamil Nadu, and
ग्राउंडनट जो हाफ ऑफ द ऑयल सीड प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करता है, उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है? अपना गुजरात स्टेट, famous for groundnut. Linseed and mustard are rabi crops. Sesame is a kharif crop in north and rabi crop in south India. Castor seed is grown both as rabi and kharif crop. MCQ में आ सकता है, तो you need to memorize because इसमें कुछ समझने का नहीं है. Okay. So tea. Third, फूड क्रॉप अदर देन गेन में आता है टी कल्टिवेशन इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन. मैं पहले भी बता चुकी हूँ. ब्रिटिशर्स जब 1600 में इंडिया आए थे, दे इंट्रोड्यूस्ड टी प्लांटेशन इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया बिकॉज ईजी चीप अवेलेबल थी लेबर की एंड क्लाइमेट सुटेबल था टी कल्टिवेशन के लिए. एंड थर्ड इज उनका मकसद था प्रॉफिट कमाना, एंड प्रॉफिट बाय एक्सपोर्टिंग टी जो ऑल ओवर द वर्ल्ड था, काफी ह्यूज था. ओके, इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप. बेवरेज का मीनिंग क्या होता है? एनी drinkable substance other than water. Okay, introduced in India initially by British. Okay, I've told you today most of the tea plantation are owned by Indians. तब के ज़माने में कौन ओन करता था? ब्रिटिशर्स. अब ऑब्वियसली 1947 के बाद अपन को इंडिपेंडेंस मिल गई है, तो ब्रिटिशर्स हैव लेफ्ट, तो इंडियंस ओन करेंगे. ओके, द टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स एंडोव विद डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर. ओके, आई हैव टोल्ड यू कि अच्छी कंडीशन थी नॉर्थ ईस्ट में, देयरफॉर टी का कल्टीवेशन नॉर्थ ईस्ट में इंट्रोड्यूस हुआ. तो कौन से क्लाइमेट चाहिए? ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल. वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए एंड रिच ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर में सॉइल चाहिए. टी बुशेस रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट, मतलब कि बिल्कुल भी स्नो नहीं गिरनी चाहिए वहां पे. ओके, फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर. Frequent showers evenly distributed over the year ensure continuous growth of tender leaves. Tea is a labor intensive industry. As I've explained कि नॉर्थ ईस्ट में क्यों इंट्रोड्यूस करवाया था ब्रिटिशर्स ने, बिकॉज इजीली अवेलेबल ऑफ चीप लेबर थी. एंड टी इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, मतलब लेबर रिक्वायरमेंट, लेबर करती है क्या? टी प्रोडक्शन. ओके, तो मशीनरी के थ्रू नहीं होता टी प्रोडक्शन. आप जौन से भी कंट्रीज में आप देखेंगे ना टी प्रोडक्शन, बीट करेबियन आइलैंड्स और इंडिया, वहाँ पे हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होएगा एंड इजीली अवेलेबल ऑफ चीप लेबर होएगा. ओके, इट रिक्वायर्स अबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर. टी इज प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन्स टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस. मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर असम. लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इज असम. रिमेंबर दिस, मार्क दिस इन योर बुक. हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला. ये दो साउथ के स्टेट्स भी हैं. ओके, तमिलनाडु एंड केरला. तो मार्क दिस ऑन मैप्स. मूविंग टू नेक्स्ट. अपार्ट फ्रॉम दीज, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा ऑल्सो ट्री प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. मतलब बहुत सारे हैं, जस्ट नॉर्थ ईस्ट में नहीं है. ब्रिटिशर्स ने नॉर्थ ईस्ट में इंट्रोड्यूस करवाया था, बट ऑब्वियसली साउथ इंडिया में भी स्प्रेड हो गया, नॉर्थ इंडिया में भी स्प्रेड हो गया. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश नॉर्थ इंडियन स्टेट है. ठीक है. In 2018, India was the second largest producer of tea after China. Again, second largest. अभी तक first largest only in pulses. Coffee. So, Indian coffee is known in the world for its good quality. Why? India, मैंने आपको बताया था कैसे आई थी कॉफी, बट अपन ये पहले पढ़ेंगे, उसके बाद मैं अगेन आपको बताऊंगी. The Arabica variety initially brought from Yemen is produced in the country. The variety is in great demand all over the world. Initially, its cultivation was introduced in Baba Budan Hills. Initially is the keyword for here. एक story बताने वाली हूँ. Like Baba Budan, he was a Sufi saint from Karnataka state. Okay, तो he visited मक्का मदीना. If you know कि मुस्लिम population जो है वो हज करने मक्का मदीना जाता है, which is situated in Saudi Arabia. अब येमेन एयरपोर्ट ये अपना अरेबियन पेनिनसुला है. ओके, ये अपना येमेन कंट्री है, ये अपनी ओमान है. येमेन इज दिस. येमेन एयरपोर्ट पे मक्का मदीना इज इन सऊदी अरेबिया. ओके, दिस इज मक्का. तो यहाँ पे हज की यात्रा करने गए थे कौन? अपने सूफी सेंट बाबा बुदान. येमेन एयरपोर्ट पे वो आते हैं, उनकी इतनी बड़ी बियर्ड थी, उन्होंने 7 बीड्स या फिर 7 सीड्स ऑफ कॉफी जो थी अपनी दाढ़ी में, जो बोल सकते हैं बियर्ड में, उन्हें छुपा ली थी. ओके,
एंड फिर उन्होंने कहा कि प्लांट की कर्नाटका स्टेट में अपने मैसूर डिस्ट्रिक्ट में, एंड वहाँ पे एक हिल थी, वहाँ पे उन्होंने प्लांट की अपनी 7 सीड्स एंड उस हिल का नाम क्या रख दिया गया, बाबा बुदान हिल, उनके नाम पे, ओके, विच इज फेमस फॉर कॉफी प्रोडक्शन। देयरफॉर याद रखना कि कॉफी के लिए जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कॉफी स्टेट है दैट्स कर्नाटका फॉर दिस रीजन, ओके। एंड इवन टुडे इट्स कल्टीवेशन इज कन्फाइंड इन द नीलगिरी, मतलब अब आज भी उसका जो कल्टीवेशन है वो यहीं कन्फाइंड है। नीलगिरी कहाँ है, यहाँ पे सिचुएटेड है, ये केरला है, तमिलनाडु है। ट्राई जंक्शन ऑफ 3 स्टेट्स, 3 स्टेट्स का जो ट्राई जंक्शन है ना, वहाँ पे नीलगिरी इज सिचुएटेड, ओके। कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। Now horticulture crop. In 2018, India was the second largest producer of fruits and vegetables in the world after China. Horticulture crop क्या होता है? This. Fruits, vegetables are horticulture crops. India is producer of tropical as well as temperate fruits. Now, moving to next slide. Something to memorize. Mangoes कहाँ produce होता है? महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में। ऑरेंजेस कहाँ, नागपुर में। मैंने कीवर्ड बताया था कि जीआई टैग करके, जोग्राफिकल इंडिकेशन होता है ये, समथिंग कुछ करके जीआई टैग। तो 2014 में किसको मिला था, नागपुर ऑरेंजेस को, ओके। क्या, जीआई टैग नागपुर ऑरेंजेस। तो दिस वे यू कैन रिमेंबर कहाँ के क्या फेमस है। बनानाज ऑफ केरला, मिजोरम, कर्नाटका, लीची एंड गुआवा ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, पाइनएप्पल्स ऑफ मेघालय। इट्स अ वेरी फैक्चुअल कंटेंट, तो यू ऑब्वियसली नीड टू मेमोराइज दिस। ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। एप्पल्स, पियर्स एंड एप्रिकॉट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसका मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि एप्पल्स, नॉर्थ में जितने भी जो फार्मलैंड्स हैं जहाँ पे एप्पल ग्रो होते हैं ना, इट्स ओन्ड बाय कौन, अडानी, नाम सुना होगा, वर्ल्ड्स एंड इवन इंडियाज रिचेस्ट मैन। अडानी ओन करते हैं क्या, एप्पल एस्टेट्स, एंड वो बेचते हैं बाहर, इंडिया में नहीं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एप्पल्स आर एक्सपोर्टेड बिकॉज ज़्यादा जो बाहर की कंट्रीज है वो ज़्यादा प्राइस ऑफर करती हैं, डिमांड एंड सप्लाई पे मार्केट वर्क करता है। देयरफॉर जम्मू एंड कश्मीर, इवन हिमाचल प्रदेश में जितने स्टेट्स हैं, दे आर फेमस फॉर एप्पल प्रोडक्शन, ओके, एंड इन द ग्रेट डिमांड ऑफ द वर्ल्ड ओवर। इंडिया इज इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो, ठीक है। दीज आर आर हॉर्टिकल्चर क्रॉप। सो नाउ अपन आते हैं नॉन फूड क्रॉप पे, मतलब कि इन्हें कैश क्रॉप्स भी बोला जाता है। क्यों? बिकॉज दीज आर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम प्रोड्यूस फॉर मेकिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे आप बनाते हैं, मार्केट में सप्लाई करके, एंड मार्केट में जिस प्रोडक्ट की डिमांड एंड सप्लाई का ग्राफ निकलेगा, कर्व, that product will be in demand and that product will produce you profit, will give you profit. And since ये food items नहीं है, खाने वाले पदार्थ नहीं है ये, therefore these are known as non food crop, ठीक है, slash cash crops. First cash crop को अपन कौन, non food crop कौन सा पढ़ेंगे, रबर। रबर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंसुलेटर, therefore वो मशीनरीज में बहुत ज़्यादा यूज होता है। प्लस आपने भी यूज़ किया होगा रबर, जो आप इरेजर्स होती है ना छोटी छोटी, बट वो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में बनती है। बट हाउ रबर्स आर प्रोड्यूस्ड, एक आपने ट्री देखी होगी, दिस इज रबर ट्री। रील्स पे या फिर इंस्टाग्राम पे स्क्रोलिंग करते हुए बहुत बार लाइक नेचर की अगर वीडियोस फॉलो करते होंगे, उस पर एक कट सा मार देते हैं, एंड एक वाइट कलर का लिक्विड होता है दैट ये ट्री सिक्रीट करती है, वाइट कलर का लिक्विड, एंड इट्स कलेक्टेड इन दिस पॉट या फिर कोई भी वेसल यहाँ पे जो रखा रहता है, ओके। नाउ ये जो लिक्विड फॉर्म का जो रबर रहता है वो इंडस्ट्रीज में जाके, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जाके, इट्स कन्वर्टेड इनटू द बेस्ट इंसुलेटर दैट इज रबर, ओके। इलास्टिसिटी जो होती है ना उसकी, दैट्स डेवलप्ड इन द इंडस्ट्रीज एंड द प्लांट्स। इट इज एन इक्वेटोरियल क्रॉप। इसका मतलब क्या है, अर्लियर आई हैव टोल्ड यू कि ये अपनी ग्लोब है, ये अपना इक्वेटर है, ये अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, दिस इज आर टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, दिस इज ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। अब स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, रबर इट इज एन इक्वेटोरियल क्रॉप, मतलब 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ के आजू बाजू आई मेक अ लाइन एंड दिस इज आर इक्वेटोरियल रीजन।
देयरफॉर यहाँ पे जो क्रॉप ग्रो होते हैं इक्वेटोरियल क्रॉप बोलते हैं, मतलब रबर इज वन ऑफ द इक्वेटोरियल क्रॉप. ओके, draw this diagram for better understanding. Okay, but under special condition it is also grown in the tropical and subtropical areas. मतलब कि इक्वेटोरियल क्रॉप तो है, बट इंडिया कहाँ है? इंडिया के पास दोनों क्लाइमेट है. मैंने क्या बताया था? ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट. तो देयरफॉर यहाँ पे भी ग्रो हो सकता है, प्लस इक्वेटोरियल रीजन में भी ग्रो हो सकता है, ट्रॉपिकल रीजन में भी ग्रो हो सकता है, एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में भी ग्रो हो सकता है. ओके, 3 ticks. ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके, इट रिक्वायर्स मॉइस्ट. इक्वेटोरियल में है तो मतलब मॉइस्ट क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट तो डेफिनेटली होगी, एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. इक्वेटर का एक मैं फंडा बता देती हूँ. जो भी इक्वेटोरियल क्लाइमेट होएगा ना, उसे मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की तो आदत डालनी पड़ेगी, मतलब ज़रूरत ही होगी, तभी वो इक्वेटर में ग्रो हो रहा है. वाई? इक्वेटर में एक्चुअली व्हाट हैपेंस, हाई रेनफॉल रहती है थ्रू आउट द ईयर, एंड ठंडी तो जैसे पड़ती ही नहीं है. ये किसी का सुना सुना क्लाइमेट नहीं लग रहा. किसका लग रहा है? साउथ इंडिया का. मैंने बताया था ना, साउथ इंडिया, बैंगलोर, मुंबई, वहां पे ठंडी पड़ती है. व्हाई? बिकॉज वहां पे एक तो ओशन भी अवेलेबल है पास में, एंड वो ट्रॉपिकल रीजन में प्रेजेंट है. अब ट्रॉपिकल से भी नीचे जो क्लोजेस्ट इक्वेटर के है, वो इक्वेटोरियल क्लाइमेट जो है, वो तो डेफिनेटली हाई रेनफॉल रीजन में पड़ता होगा, क्योंकि क्लाउड्स आर डेली फॉर्म्ड एंड डेली हाई रेनफॉल होती है वहां पे. देयरफॉर ह्यूमिड जो क्रॉप इक्वेटोरियल नाम से फेमस है, दैट इज कि रबर इज इक्वेटर वाला क्रॉप, मतलब मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट तो उसकी खासियत है. तो ऐसे यू कैन रिमेंबर दिस. ओके, विथ रेनफॉल ऑफ मोर देन, देख रहे हैं आप, 200 सेंटीमीटर. ये रेनफॉल कहाँ मैंने बताई थी आपको? चेरापूंजी में मिलेगी आपको. एंड चेरापूंजी क्या है? इट इज द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ एंड मौसनराम. ओके, मेघालय में जो है 200 सेंटीमीटर, मतलब इक्वेटर में 200 सेंटीमीटर समथिंग रेनफॉल होती है. देयरफॉर हाई रेनफॉल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रबर, प्रोड्यूसिंग रबर, एंड टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस. ह्यूमिडिटी मतलब टेम्परेचर भी हाई होता है. रबर इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, एज आई हैव टोल्ड यू, इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंसुलेटर. तो इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल भी यूज होता है. इट इज मेनली ग्रोन इन केरला. केरला कहाँ है? क्लोजेस्ट टू इक्वेटर, यहाँ पे केरला लोकेटेड है. इक्वेटर थोड़ा नीचे है ऑब्वियसली, और नीचे है, तो ऑब्वियसली क्लोजेस्ट स्टेट टू इक्वेटर कौन सा है? केरला. देयरफॉर केरला सप्लीमेंट्स व्हाट? कंडीशंस फेवरेबल फॉर रबर प्रोडक्शन. ओके, तमिलनाडु क्लोजेस्ट टू इक्वेटर. कर्नाटका साउथ इंडिया लोकेटेड. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स साउथ इंडिया. गारो हिल्स मेघालय, ये नया है. अब ये क्यों है? ये तो थोड़ा नॉर्थ में है. साउथ मतलब दूरी की इक्वेटर से ज्यादा है मेघालय की. देखो बाकी सारे स्टेट्स यहाँ के कोटेड है रबर प्रोडक्शन के लिए, बट गारो हिल्स यहाँ पे है मेघालय में, यहाँ पे. अब देखो ये तो दूर है ना. वाई? बिकॉज मैंने अभी बताया कि कहाँ है वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ लोकेटेड? चेरापूंजी मौसनराम. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोर देन 200 सेंटीमीटर्स की रेनफॉल होती है, एंड 200 सेंटीमीटर्स की रेनफॉल किसके लिए जरूरी है? रबर प्रोडक्शन के लिए. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट कैश क्रॉप, फाइबर क्रॉप्स. कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स. फाइबर क्रॉप्स क्या होते हैं? देखो आप जो कपड़े पहनते हैं वो किसी फाइबर के बने रहते हैं. गर्मियों में आप कॉटन के कपड़े पहनते हैं, ठीक है. फिर आपने बोरी देखी होगी, बोरी, जूट बैग्स, जिसमें फूल की माला रखते हैं या फिर कुछ भी घर का सामान रखना रहता है. ओके, जूट बैग्स देखे होंगे. तो ये किससे बनते हैं? जूट से, दैट इज योर गोल्डन फाइबर. ये किससे बनते हैं कपड़े? कॉटन से, दैट इज वन ऑफ द फाइबर क्रॉप. ओके, सिल्क की साड़ी अगर आपने देखी होगी मम्मी पहनती हैं, तो नेचुरल सिल्क इज वन ऑफ द फाइबर क्रॉप. हेम्प, नेचुरल हेम्प जो है वो इंडस्ट्रीज में यूज होता है. इट्स ऑल्सो फाइबर क्रॉप. ओके, द फर्स्ट 3 आर डिराइव फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल. मतलब ये जो स्टार्टिंग के 3 जो हैं, इट्स अ एमसीक्यू क्वेश्चन, ये सॉइल से डिराइव्ड है. ओके, बट जो सिल्क है
अगर आपने मेरी पहली वाली नॉन फूड क्रॉप्स वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने पूरे डायग्राम के साथ समझाया था कैसे कुकून जो होता है, फर्स्ट अपना जो होता है, यहाँ पे अपन पढ़ेंगे वैसे सेरिकल्चर, बट सिल्क वॉर्म्स जो होते हैं दे रिलीजेस वेरी लिक्विडेड मटेरियल विच टर्न्स इनटू कुकून्स। कुकून्स को फिर हम गरम करते हैं, पानी में उबालते हैं, जिससे वो कुकून सॉफ्ट हो जाते हैं एंड सिल्कवॉर्म्स मर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अपन को कुकून से लेना देना है, क्योंकि कुकून से क्या बनेगा अपना सिल्क फाइबर। अब ये मैंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में समझाया है, ज्यादा अच्छे से डिटेल में देखना है तो यू कैन वॉच दिस नॉन फूड क्रॉप्स की वीडियो, उसमें विद डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। ओके, सो फर्स्ट थ्री ने क्या बोला कि सॉइल से डिराइव्ड है एंड सिल्क from the crops grown in the soil. The latter is obtained from the cocoons of the silkworms fed on green leaves, especially mulberry. Mulberry leaves खिलाई जाती है किसको? silkworm को। तो मतलब ये animal से derived है, okay? तो first three जो हैं cotton, jute and hemp soil derived अपने fibers हैं, and fourth silk, natural silk जो है वो animal derived, okay? Now rearing of silkworms of the production for the production of silk fiber is known as sericulture. ये जो पूरा प्रोसेस मैंने बताया था ना अभी डायग्राम से समझा के, दैट इज नोन एज सेरिकल्चर। ओके, नाउ नेक्स्ट कॉटन। कॉटन इज बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। इफ यू हैव अर्लियर सीन दैट नॉन फूड क्रॉप वाली वीडियो, तो आई हैव एक्सप्लेन कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, मैंने बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में ओरिजिनेट हुई थी, एंड वहाँ पे एक मॉडल बना था स्कल्पचर ऑफ प्रीस्ट किंग करके, प्रीस्ट किंग करके, एंड उनको बोला जाता था कि ही मस्ट बी, मतलब ऑब्वियसली प्रेडिक्शन ही लगा सकते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, तो उनने बोला था कि वो किंग हो सकते हैं, वहाँ के मोनार्क हो सकते हैं, किसके? इंडस वैली सिविलाइजेशन के, जो हजारों साल पहले इंडिया में बनी थी। ओके, तो वो एक शॉल ओढ़े थे एंड दैट शॉल को अज्यूम किया था दैट वाज मेड ऑफ कॉटन। तो मतलब ये किस समय की बात हो रही है? 2600 BC की इंडस वैली सिविलाइजेशन की डेट लाइन, मतलब बहुत सालों पुरानी, हजारों सालों पुरानी बात हो रही है। देयरफॉर इसलिए बोला इंडिया इज बिलीव्ड, ये मतलब 2600 BC के समय अपनी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी चल रही थी, इजिप्शियन पिरामिड्स बन रहे थे, तब की बात कर रही हूं मैं। ओके, देयरफॉर कहाँ पे तब ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं कॉटन नहीं मिल रहा था, कहाँ मिल रहा था? इंडिया में बन रहा था। देयरफॉर इंडिया इज बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। जस्टिफाई हो गया ये स्टेटमेंट? कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ऑब्वियसली टेक्सटाइल मतलब कि जो कपड़े अपन पहनते हैं वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बन के आते हैं, क्योंकि कॉटन जो है इट्स अ फाइबर, इट्स अ रॉ फाइबर। वो इंडस्ट्री में जाके उसका थ्रेड बनेगा, फिर थ्रेड को वोव करेंगे, देन एक क्लॉथ बनेगा, ठीक है, क्लॉथ को भी स्टिचिंग होगी, कटिंग होगी। ओके, इंडस्ट्री में इन 2017 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। अगेन सेकेंड लार्जेस्ट है इंडिया, हर मेजर क्रॉप में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट है। कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक सॉइल ऑफ द डेक्कन। याद रखना कि ये वाला रीजन जो है, इस रीजन को ब्लैक कॉटन सॉइल रीजन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक तो ब्लैक सॉइल है, एंड ब्लैक सॉइल इज वेल फॉर इज नोन फॉर विच कल्टिवेशन? नोन फॉर कॉटन कल्टीवेशन। मतलब ब्लैक सॉइल का जो पेटेंट है वो किसने ले रखा है? कॉटन कल्टीवेशन ने, इसलिए ब्लैक सॉइल के नाम में ही जोड़ दिया गया ब्लैक कॉटन सॉइल। ऐसे याद रख लेना। ओके, क्योंकि आ सकता है एमसीक्यू में कि पूछ सकते हैं कि विच सॉइल इज बेस्ट सुटेबल फॉर कॉटन प्रोडक्शन, सो योर आंसर विल बी ब्लैक सॉइल। ओके, It requires high temperature, light rainfall, light, ठीक है, और irrigation, 210 frost-free days and bright sunshine for its growth. Self-explanatory है sentence. It's a kharif crop, मतलब कि बारिश में ग्रो होता है। काले काले बादल, अगेन मॉनसून रीजन, मॉनसून क्रॉप में लाइट रेनफॉल रिक्वायर्ड है, तब भी इट्स अ खारिफ क्रॉप।
सूट नहीं कर रहा है सेंटेंस, बट जस्ट रिमेंबर कि कॉन्ट्रोडिक्टरी होते हैं कुछ सेंटेंस. एंड रिक्वायर्स 6 to 8 months टू मैच्योर. ओके. मेजर क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, हाईएस्ट क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है ये, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब एंड हरियाणा, उत्तर प्रदेश. फैक्चुअल कंटेंट यू नीड टू मेमोराइज इट. ओके. नाउ नॉन फूड क्रॉप में अपना अदर फूड नॉन फूड क्रॉप इज जूट. इट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर बिकॉज ऑफ इट्स कलर. ठीक है, क्योंकि अगर आपने जूट के बैग्स देखे होंगे वो गोल्डनिश कलर के होंगे, ब्राउनिश गोल्डनिश. जूट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इन द फ्लड प्लेन्स. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट. फ्लड प्लेन्स में ग्रो होता है क्या? जूट. वेयर सॉइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर. कहाँ रिन्यू होंगी? डेल्टाइक रीजन में. मैंने क्या बताया था? इंडिया इज इन कॉम्पिटिशन with Bangladesh. This is Bangladesh. India is in competition with Bangladesh for jute cultivation in all over the world because ये वाला जो रीजन है वो किसका रीजन है? डेल्टा का रीजन है. किसका? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र का. और यहाँ पे क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा है, दैट इज सुंदरबन डेल्टा. एंड जब सुंदरबन डेल्टा यहाँ पे फॉर्म होता है, दीज कंडीशन मतलब ये सॉइल यहाँ पे हर साल रिन्यू होती है एंड दीज कंडीशंस आर सुटेबल फॉर जूट कल्टीवेशन. ओके. अब जूट कल्टीवेशन के लिए दीज कंडीशंस आर फेवरेबल. देयरफॉर बांग्लादेश एंड इंडिया में एक वॉर सी चिढ़ जाती है कि कौन बेस्ट प्रोडक्शन करेगा जूट का ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है. हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ. जस्टिफाइड है क्योंकि ट्रॉपिकल क्रॉप दिख ही रहा है जूट. वेस्ट बंगाल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है ये. वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा एंड मेघालय आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. इट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, यार्न, कार्पेट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स. सो नेक्स्ट स्लाइड पे आते तो टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म. टेक्नोलॉजिकल मतलब साइंस रिलेटेड ऑब्वियसली. इंस्टीट्यूशनल मतलब लॉज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इसको कहते हैं. ठीक है. अदर रिफॉर्म मूवमेंट्स जो होते हैं. ठीक है, क्लियर है? टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? नाउ इट वाज मेंशन्ड इन द प्रीवियस पेजेस दैट एग्रीकल्चर हैज बीन प्रैक्टिस्ड इन इंडिया फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी. स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन थी चैप्टर की. Sustained uses of land without compatible techno-institutional changes have hindered the pace of agriculture development. ये सेंटेंस बता रहा है कि सस्टेन्ड जो है यूज ऑफ लैंड नहीं रहा है अपने इंडिया में. देयरफॉर उसने क्या किया है? सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइन कर दिया. एंड सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइन हुई है तो क्या हुआ है? पेस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हैम्पर हुआ है. hampered. Okay. Now, in spite of development of sources of irrigation, most of the farmers in large parts of the country still depend upon monsoon and natural fertility in order to carry on agriculture. इसका मतलब है कि इंस्पाइट इरिगेशन हर जगह अवेलेबल नहीं है. ठीक है. तो देयरफॉर जो इंडिया में फार्मर्स है, मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स क्या है? मार्जिनल है. मतलब कि उनके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है, इतना कैपिटल नहीं इन्वेस्ट करने के लिए लैंड के लिए. तो क्या करते हैं वो? मॉनसून पे डिपेंडेंट रहते हैं. एंड मॉनसून बहुत रेयर होती है. कभी अच्छी खासी होती है रेनफॉल, कभी इंडिया में नहीं होती है. और जिस टाइम नहीं होती है तो क्या होता है? फसल बर्बाद हो जाती है. राइट. तो ऐसे फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं है. उसके बाद क्या होता है? वो डेट ले लेते हैं मनी लेंडर से, बैंक से, एवरीथिंग कर्जे में आ जाते हैं. एंड अल्टीमेट ऑप्शन उनके पास सुसाइड बचता है. आपने बहुत बार सुना होगा सुसाइड न्यूज में कि फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं बहुत ज्यादा एंड ऑल. ये क्यों होता है? बिकॉज इट्स अ डेट ट्रैप. कर्जे का एक ट्रैप बन जाता है. फार्मर्स कर्जा लेते जाते हैं, पे नहीं कर पाते हैं एंड अगेन फसल बर्बाद हो जाती है. तो वो एक लूप सा बन जाता है. ओके. तो उसे डेट ट्रैप बोलते हैं. तो वील स्टडी कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए थे गवर्नमेंट ने ओवर द ईयर्स सिंस इंडिपेंडेंस. फॉर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन दिस पोजेस अ सीरियस चैलेंज. एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स लाइवलीहुड फॉर मोर देन 60%. अर्लियर चैप्टर में मैंने बताया था कितने परसेंट. अभी प्रेजेंट डेटा कम हो गया है, 58% समथिंग हो गया है.
but 58% of our population is employed in agriculture. मतलब it's huge. Okay, need some serious technical and institutional reform. Thus, collectivization first. Second is consolidation of land holdings. Third is cooperation and abolition of zamindari system. Example, where were given priority to bring about institutional reforms in the country after independence. मतलब कि after independence, after 1947 year we got independence, these reforms were taken up. क्या फार्मर्स को हेल्प करवाने के लिए, किसके लिए? एक तो लैंड होल्डिंग्स मैंने बताया कि बहुत छोटी थी, तो कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, मतलब कि वो लैंड होल्डिंग्स को और बड़ा किया गया जिससे मिनिमम इनकम तो आ पाए, जनरेट हो पाए. फिर अबॉलिशन ऑफ जमींदारी. जमींदार का मैंने सिस्टम बताया था कि एक जमींदार होता था एक बड़े से विलेज में, या फिर बहुत सारे लैंड होते थे उसके, एंड वो किसको देता था? वो तो सिटी में रहता था. ओके, he used to live in city and enjoy rent. किससे? अपने एम्प्लॉय किए थे उसने, लठियाल्स यहाँ पे एम्प्लॉय किए थे, या फिर बहुत सारे छोटे छोटे जो सब जमींदार होते थे, एंड वो किसको एक्सप्लॉइट करते थे? पेजेंट्स को. पेजेंट्स को एक एक प्लॉट देकर रखा था कि यहाँ पे कल्टीवेशन करो और यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करके हमें दो. फिर ये जो थे वो जमींदार को देते थे. जमींदार किसको रिपोर्ट करता था? रूलर या फिर ब्रिटिशर्स. ओके, तो ये बहुत ही एक्सप्लॉइटरी सिस्टम था क्योंकि जमींदार इन्वेस्ट नहीं करता था लैंड की फर्टिलिटी में, एंड लैंड की फर्टिलिटी साल ऑब्वियसली आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो फर्टिलिटी डिक्लाइन होती है, एंड ऐसे प्रोड्यूस नहीं होता है. तो पेजेंट्स जो थे दे वर गोइंग इनटू डेट ट्रैप. अगेन मैंने जो बताया था, कर्जा लेना, नहीं चुकाना, सुसाइड करना, एंड. ओके, सो आफ्टर इंडिपेंडेंस इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए दीज रिफॉर्म्स वर टेकन अप. नाउ लैंड रिफॉर्म वाज द मेन फोकस ऑफ अ फर्स्ट 5 ईयर प्लान. अब 5 ईयर प्लान कौन रिलीज करता है मैं पहले बता दूं. ये प्लानिंग कमीशन बनाई थी. कब बनाई थी? 1950s में बनाई थी. ठीक है, अब ये जो प्लानिंग कमीशन है 2014 में जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टर्न दिस एट नीति आयोग के नाम से सुनते होंगे आप. ठीक है, प्लानिंग कमीशन अब अबॉलिश हो गई है. 2014 में नीति आयोग ने उसकी जगह ले ली थी प्लानिंग कमीशन की. तो प्लानिंग कमीशन क्या रिलीज करता था? हर 5 साल के लिए, सिंस आपको पता होगा डेमोक्रेसी का में अपना जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो 5 साल के लिए स्टैब्लिश करता है. एक गवर्नमेंट, कोई भी जो इलेक्ट होती है गवर्नमेंट, वो 5 साल तक के लिए होती है. तो वही फर्स्ट 5 ईयर प्लान, वो 5 ईयर प्लान निकालते थे गवर्नमेंट के लिए, एंड उसका मेन फोकस क्या था? फर्स्ट 5 ईयर का लैंड रिफॉर्म. The right of inheritance had already led to fragmentation of land holding. मैंने पहले भी बता चुका है कि right of inheritance क्या था. पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, ये एक पर्सन है, एक पर्सन के पास इतना लैंड है. अब इसका 4 बच्चे होते हैं. तो ये एक लैंड 4 हिस्से में बट जाएगा. अब इनके 2 बच्चे होते हैं पर्सन ए के, तो इसका लैंड भी 2 में बटेगा. तो ये राइट ऑफ इनहेरिटेंस था. इसने क्या कर दिया? एक लैंड साइज को छोटा करता गया और छोटा करता गया. ठीक है, बढ़ता गया, मतलब जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज गई लैंड साइजेस भी डिक्रीज हुए. ओके, सो necessitating consolidation of holdings. The laws of land reforms were enacted but the implementation was lacking or lukewarm. लैंड रिफॉर्म तो लाए गए बट उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हुआ. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया embarked upon introducing agricultural reforms to improve Indian agriculture in the 1960s and 1970s. अब इस समय 1960s and 1970s में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आते हैं एंड दे वांट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया. फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मेन फोकस वाज लैंड रिफॉर्म, बट अब 1960s एंड 1970s में ऐसा क्या होता है कि जरूरत पड़ जाती है गवर्नमेंट को. अब 1960s में क्या होता है कि इंडिया चाइना और इंडिया पाकिस्तान वॉर जो पैरेलली चल रही रहती है, एंड इंडिया जो है वो फाइट कर रहता है, तो ग्लोबल सैंक्शंस इंडिया के पास लग जाते हैं. अब ग्लोबल सैंक्शंस मतलब यूएस यूके जहां से इंडिया फूड आइटम्स इंपोर्ट करवाता है, उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए कि अब हम नहीं देंगे. जैसे अभी अब आप देख रहे होंगे रिसेंट टाइम्स में यूक्रेन में बहुत सैंक्शंस लगे, यूक्रेन एंड रशिया में, रशिया से कोई ऑयल मत लो. बट रिसेंट इस समय सैंक्शंस लग जाता है इंडिया पे, एंड इंडिया सिंस तब
एग्रीकल्चर आइटम्स इंपोर्ट करता था बाहर के नेशन से, तो इंडिया को एक तो वॉर फाइट करनी है, तो उनको अपने सोल्जर्स को भी फीड करवाना है, प्लस अपनी पॉपुलेशन को भी फीड करवाना है, राइट। तो पॉपुलेशन फीड करवाने के लिए फूड तो है ही नहीं। तब आते हैं एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन जिनकी अभी रिसेंट में डेथ हुई थी, इंट्रोड्यूस करते हैं अपना ग्रीन रेवोल्यूशन इन 1960s एंड 1970s। 2 फेजेस में होता है, कहाँ? पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ राजस्थान एंड वेस्टर्न यूपी, 4 स्टेट्स में होता है ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस होता है? व्हीट एंड राइस, मेजर क्रॉप्स जो इंडिया के स्टेपल क्रॉप है, अर्लियर अपन ने पढ़ चुके हैं, ओके। तो ग्रीन व्हीट एंड राइस इज इंट्रोड्यूस्ड, एंड व्हीट एंड राइस जो है 1960s एंड 1970s में, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आती है कि नहीं भाई अब तो सुधारना पड़ेगा, बहुत टाइम हो गया कि अब कंडीशंस बिगड़ती जाएंगी वरना, ओके। तब ग्रीन रेवोल्यूशन सॉल्व्स द प्रॉब्लम एंड हेल्प्स अस सस्टेन द वॉर एंड फीड आवर पॉपुलेशन एज वेल। नाउ ग्रीन रेवोल्यूशन बेस्ड ऑन द यूज ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी एंड द व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन किसके लिए था? ऑपरेशन फ्लड जैसे भी बोलते हैं, मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, ओके। Milk is also dairy products is necessary for Indians as you know, and wheat and rice green revolution को compensate कर रहा था, okay. Were some of the strategies initiated to improve the Indian agriculture, but this too led to concentration of development in few selected areas। इसका मतलब है ग्रीन रेवोल्यूशन मैंने क्या बताया, 4 स्टेट्स में इंट्रोड्यूस हुआ था, कहाँ? नॉर्थ इंडियन स्टेट। तो नॉर्थ एंड साउथ की जो डिबेट है, जो बहुत पहले से चलती आ रही है, इवन अभी भी आप बहुत सुनते होंगे, नॉर्थ एंड साउथ वर्सेस जो होता है, वैसे यहाँ से स्टार्ट हो गया था कि नॉर्थ इंडिया ज़्यादा डेवलप करने लग गए एज कम्पेयर टू साउथ इंडिया। तो कॉन्सेंट्रेशन जो हो रहा था डेवलपमेंट का, वो सेलेक्टेड एरियाज में होने लग गया, ओके। Therefore, in the 1980s and 1990s, a comprehensive land development program was initiated, which included both institutional and technical reforms. मतलब 1980s and 1990s की बात है ये, कि एक comprehensive reforms लिए गए थे, सबको दिमाग में रख के, जिससे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी फार्मर्स हैं सबको इक्वली बेनिफिट्स मिले। अब उसमें क्या इंट्रोड्यूस है? क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, साइक्लोन, फायर एंड डिजीज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स। क्या करते थे? ये लोन देते थे ग्रामीण बैंक्स, किसको? फार्मर्स को। कोऑपरेटिव सोसाइटी, बेस्ट एग्जांपल इज अमूल, गुजरात में कोऑपरेटिव सोसाइटी अमूल की बनी थी, स्टिल जो एग्जिस्ट करती है। एंड बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज टू द फार्मर्स एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंक फैसिलिटीज कहाँ ओपन की गई? रूरल एरियाज में। किसके लिए? लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, किसको? फार्मर्स को, at lower rate of interest was some of the important steps, okay. Now Kisan Credit Card, Personal Accident Insurance Scheme are some other schemes introduced by the government in India for the benefit of farmers. अब ये after 1990s की बात है। अब देख रहे हैं एक सीक्वेंस पे अपन ने पढ़ा है, क्या? टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स। आफ्टर इंडिपेंडेंस 5 ईयर प्लान आता है, फिर 1960s एंड 1970s ग्रीन रेवोल्यूशन आता है, फिर 80s एंड 90s में क्रॉप इंश्योरेंस, ग्रामीण बैंक्स, ये सब आता है। फिर आफ्टर 1990s अब अपन पढ़ेंगे कि केसीसी, अभी भी सुनते होंगे आप, किसान क्रेडिट कार्ड जो है फार्मर्स को दिया गया था, एंड पेस करके, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम करके, ओके। मोरओवर स्पेशल वेदर बुलेटिन्स, एग्रीकल्चर का मेन आइटम इज आज क्लाइमेट प्रिडिक्ट करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही वेदर बुलेटिन्स ओरिजिनेट हुए थे, एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स वर इंट्रोड्यूस्ड on the radio and television. The government also announces MSP, remunerative prices, MSP, remunerative and procurement prices. इनका मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन अर्लियर वीडियो में दिया है, जहां मैंने टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म पढ़ा है कि एमएसपी, प्रोक्योरमेंट प्राइसेस एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस में क्या डिफरेंस होता है। प्रेजेंटली 22 क्रॉप्स को एमएसपी दी जाती है। क्या होती है एमएसपी? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कि जो गवर्नमेंट है जब वो फार्मर्स से क्रॉप्स लेती हैं तो वो मिनिमम सपोर्ट के लिए, मतलब मिनिमम इनकम प्रोवाइड करती हैं, तो दैट इज एमएसपी फॉर यू, ठीक है। अगर डिटेल में वो समझना है तीनों का डिफरेंस तो यू कैन वॉच दैट वीडियो, ओके। बट अभी के लिए आई एम जस्ट गिविंग यू द जिस्ट कि क्या है जिस्ट, ये आफ्टर 1990s की रिफॉर्म की, ओके। नाउ नेक्स्ट अपना आता है भूदान एंड ग्रामदान। दिस इज अ मूवमेंट है, ये इनिशिएट किया था आफ्टर इंडिपेंडेंस विनोबा भावे ने, जिससे एक स्पिरिचुअल आयर किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब गांधी जी की डेथ हो जाती है 1 साल बाद ही इंडिपेंडेंस मिलने के, 1947 में इंडिपेंडेंस मिलती है, एंड 1948 में
गांधी जी को नाथूराम गोडसे शॉट कर देता है एंड जिसके कारण गांधी जी की डेथ हो जाती है। उसके बाद विनोबा भावे एक मूवमेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो अभी स्टार्टिंग पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड विनोबा भावे एज हिज स्पिरिचुअल आयर, ये बिब्लिकल टर्म है स्पिरिचुअल आयर करके, ठीक है। He also participated in सत्याग्रह as one of the former सत्याग्रहीज। विनोबा भावे स्पिरिचुअल आयर महात्मा जी गांधी जी ने बोल दिया है एंड ही वॉज अ फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ सत्याग्रह मूवमेंट। सत्याग्रह मूवमेंट किसने इंट्रोड्यूस करवाया था इंडिया में? गांधी जी ने। क्या था ये? सत्य का आग्रह करना, विच इज गोइंग ऑन द पाथ ऑफ ट्रूथ। सत्य इज ट्रूथ एंड आग्रह इज टू फॉलो दैट, ओके। ही वॉज वन ऑफ द वोटरीज, मतलब कि ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज्य। गांधी जी के अकॉर्डिंग ग्राम स्वराज्य का मतलब क्या कर, अपन वर्ड को ब्रेक डाउन करेंगे तो ग्राम का मतलब होता है विलेज, ठीक है। स्वराज्य का मतलब होता है सेल्फ रूल, तो विलेज का सेल्फ रूल गांधी जी के लिए यही राम राज्य था। उनको किसी डेमोक्रेसी मोनार्की किसी में भी भरोसा नहीं था। उनका था कि जो पीपल हैं, पीपल ऑफ विलेज, पीपल ऑफ इंडिया शुड रूल इंडिया, ओके। नो मोनार्क, नो डेमोक्रेसी इज रिक्वायर्ड। उनके लिए यही जो था, इट वॉज द राम राज्य। अगर आप कभी गांधी जी की फिलॉसफी या उनकी बुक पढ़ेंगे, बायोग्राफीज या ऑटोबायोग्राफीज, तो यू विल गेट टू नो कि हिज फिलॉसफी राम राज्य का आइडिया क्या था उनका, ओके। आफ्टर गांधी जीज मार्टरडम, विनोबा भावे अंडरटुक पद यात्रा। पद यात्रा मतलब पैदल चल के उनने पूरा इंडिया कवर किया था, टू स्प्रेड गांधी जीज मैसेज कवर्ड ऑलमोस्ट द एंटायर कंट्री, ओके। वंस व्हेन ही वाज डिलीवरिंग अ लेक्चर एट पोचमपल्ली, जो आंध्र प्रदेश में है, सम पुअर लैंडलेस विलेजर्स डिमांडेड सम लैंड फॉर देयर इकोनॉमिक वेलबींग। अब जब वो पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश पहुंचे तो कुछ विलेजर्स ने उनसे क्या डिमांड किया? एक लैंड। क्या करने के लिए? एग्रीकल्चर करने के लिए, ऑब्वियसली। एग्रीकल्चर से क्या होएगा? दे कैन प्रोड्यूस सम इनकम। एंड तब सिंस लैंड अवेबिलिटी इतनी थी नहीं, बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस एक्ट या बहुत सारी लैंड सीलिंग बाद में आए थे, इंट्रोड्यूस हुए थे, देयरफॉर इनकम जनरेट करने का सिर्फ एक ही रास्ता था, लैंड। विनोबा भावे जी क्या करते हैं? कुड नॉट प्रॉमिस, मतलब प्रॉमिस तो नहीं कर पाए, बट ही अश्योर्ड कि मैं जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करूंगा लैंड के लिए, ठीक है। बट एक शर्त पे, उन्होंने बोला था कि एक शर्त पे कि इफ दे अंडरटुक कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग मतलब कि बहुत सारे मल्टीपल फार्मर्स जगह जगह पे आके मिलजुट के मशीनरी शेयर करे, सीड्स फर्टिलाइजर शेयर करके, कोऑपरेट करके फार्मिंग जब करता है तो उसे कोऑपरेटिव फार्मिंग कहता है, ठीक है। सडनली श्री रामचंद्र रेड्डी, सरनेम से ही समझ आ रहा है आपको कि ये आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, stood up and offered 80 acres of land to be distributed among 80 landless laborers। अब ये मूवमेंट क्या हो गया? इसको ऐसे भी जाना जाता है, लैंडलेस टू लैंडलॉर्ड्स टू लैंडलेस। इसका मतलब क्या है कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जैसे कि श्री रामचंद्र रेड्डी, उन्हें 80 एकर्स ऑफ लैंड जो किसको दिया? लैंडलेस को। तो मतलब लैंडलॉर्ड्स क्या कर रहे हैं? लैंड दे रहे हैं किसको? लैंडलेस को, जिसके पास लैंड नहीं है, ओके। दिस एक्ट कॉल्ड टू बी नोन एज भूदान। भूदान को अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे तो भू का मतलब होता है भूमि। भूमि किसको बोलते हैं अपन? धरती को अपन माता बोलते हैं ना, धरती माँ। तो वैसे ही भूदान, दान मतलब दान देना, किसी को देना। तो वैसे ही जब लैंड का दान हुआ उसे क्या बोला गया? भूदान। और किसके द्वारा किया गया? लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, ओके। Later he traveled and introduced his ideas widely all over the India. Some zamindars, owners of many villages, offered to distribute some villages among the landless. अब जमींदार आए, उनने बोला कि हम जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे some villages among the landless. Villages डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओके, लैंडलेस को देंगे। एंड दिस मूवमेंट वाज नोन एज ग्राम दान। ग्राम का मतलब विलेज, दान मतलब टू ऑफर समथिंग, ओके। तो विलेज की ऑफरिंग जब हुई, दैट वाज नोन एज ग्राम दान। हाउ मेनी लैंड ओनर्स chose to provide some part of their land to the poor farmers due to the fear of land sealing act। बहुत सारे लोग ने तो विलिंगली ऑफर किया, बट कोई कोई लोगों ने अंडर प्रेशर भी ऑफर किया। लैंड सीलिंग एक्ट क्या था कि एक लिमिट लगा दी गई थी, जैसे एक 25 एकर्स ऑफ लैंड से ज्यादा एक इंसान
ओन नहीं कर सकता, ये लैंड सीलिंग एक्ट ने बोल दिया है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, ओके। तो अब क्या होएगा, अब किसी ना किसी को तो देना पड़ेगा, तो उस फेयर में आके, वरना गवर्नमेंट के पास चल जाएगा वो पूरा लैंड, तो उस फेयर में आके, लैंड सीलिंग एक्ट के फेयर में आके, मेनी पीपल willingly gave up their land holdings, okay. This Bhudan and Gramda movement initiated by Vinoba Bhave is known as bloodless revolution. bloodless क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो ना तो राइट्स हुए हैं, ना यहाँ पे कम्युनल वायलेंस हुई है, कुछ लड़ाई कुछ दंगा नहीं हुआ है, एंड यहाँ पे ब्लड शेड नहीं हुआ, नो ब्लड शेड। इसीलिए ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहा गया है। पार्टीशन क्या था, वो पूरे दंगे हुए थे, कम्युनल वायलेंस, तो उसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन नहीं कहेंगे। रेवोल्यूशन से आप हिस्ट्री का मत सोचने लगना, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन व्हाट वाज ब्लडलेस रेवोल्यूशन, तो ज्योग्राफी से कनेक्ट करना, क्योंकि अपन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम रेवोल्यूशन जो पढ़ते हैं वो हिस्ट्री में पढ़ते हैं, बट जो ब्लडलेस रेवोल्यूशन अपन ने पढ़ा है ना, वो ज्योग्राफी का है, ओके। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। एंड होता है यहाँ पे हमारा चैप्टर। आई होप कि कंप्लीट चैप्टर रिविजन हैज़ हेल्प्ड यू टू मेमोराइज थिंग्स जो मैंने डिटेल में पहले पढ़ाया था। एंड अगेन कुछ भी डाउट्स हो तो जस्ट रिवाइंड दैट वीडियो और आस्क एनीथिंग इन द कमेंट सेक्शन। आई रिप्लाई और विद द मैग्नेट ब्रेन्स आईडी और एवरीथिंग। आई होप कि इट वॉज फन to teach you guys, and again Magnet Brains provide करता है high quality free education from class kindergarten to class 12th in English medium, in हिंदी एंड इन इंग्लिश मीडियम दोनों में हम प्रोवाइड करते हैं। 5 अदर स्टेट्स बोर्ड को भी कवर करता है एक्सेप्ट फॉर CBSE विच इज़ दिल्ली, बिहार, यूपी, MP एंड राजस्थान बोर्ड। यहाँ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी अवेलेबल है। दिस इज आवर वेबसाइट एंड दिस इज आवर ऐप। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। दिस आर other social media platforms where you can follow us, and e-notes and e-books हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।